अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा। करीम मेंशन में डाइनिंग हॉल में इस वक्त हड़बूंग मची हुई थी। किचन में खड़ा खूबसूरत जवान महारत से बेलन चलाता रोटियां बना रहा था। एक चूल्हे पर चाय रखी थी जबकि दूसरे पर फ्राई पैन में शामियां फ्राई कर रहा था। इससे पहले कि वो तवे से रोटी उतारता इसके कान से उजलत भरी आवाज़ टकराई, भैया जल्दी से रोटी ला दें यार। तलाल की आवाज़ पर इसने जल्दी से तवे से रोटी उतार कर चंगेर में रखी और पैन में फ्राई होती शामियों को उठाकर प्लेट में रखा और फिर दोनों चीज़ों को उठाकर चेयर पर बैठे अपने दोनों छोटे भाइयों के आगे रखा। भैया चाय। तलाल के साथ बैठे फहाम की फरमाइश पर वो कहता वापस मुड़ने लगा। जब डाइनिंग हॉल में दाखिल होता आलिम इसे हाथ के इशारे से बैठने का कहता खुद चाय कपों में डालने लगा। चाय कपों में डालने के बाद वो टेबल पर ले आए जहां वो तीनों बैठे सहरी कर रहे थे। ये था करीम मेंशन के डाइनिंग हॉल का मंजर, जहां चारों भाई आलिम करीम, तालिम करीम, फहाम करीम और तलाल करीम रमज़ान मुबारक की पहली सहरी कर रहे थे, जो कि उनके वालिदैन अब्बास करीम और फ़रिया अब्बास के एक हादसे में इंतकाल हो गया था और इनकी कोई बहन भी ना थी, इसलिए घर में कोई सिनफ नाजिक मौजूद ना थी। बड़े से घर में कुल 4 भाई थे बस। सबसे बड़ा आलिम बाप के बिजनेस को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा था और छोटे भाइयों को बाप बनकर पाल रहा था। इससे छोटा तालिम यूनिवर्सिटी का तालिब इलम था। इससे छोटा फाहम भी यूनिवर्सिटी का तालिब इलम था, जबकि सबसे छोटा तलाल कॉलेज का स्टूडेंट था। भैया ऑमलेट में नमक कम है। तलाल की शिकायत पर तालिम ने गर्दन मोड़कर गांठ खाने वाली नजरों से इसे देखा। एक चुटकी नमक कम हो जाने से तुम्हारा ऑमलेट फीका नहीं पड़ जाएगा। गजब खुदा का जवान जान खूबरू लोंडे की जवानी रुल रही है यहाँ किचन में, तुम्हें नमक की पड़ी है लाइक सीरियसली। तलाल की शिकायत पर तालिम को तो जैसे सख्ता ही हो गया। चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो तालिम बाबू, भला फहाम साहब की ज़बान में कौन लगाम डाल सकता था। साइलेंस प्लीज़, सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है बस। आलिम संजीदा आवाज़ पर सबसे तेज़ी से तमीज़ का मुजाहरा करते सहरी करने लगे। जब सब सहरी कर चुके थे तो आलिम और तालिम बर्तन समेटने लगे, जबकि तलाल और फहाम टेबल साफ़ करने लगे। अजानें शुरू हुई तो चारों ने वजू करके मस्जिद का रुख किया। नमाज पढ़ के वापस आने के बाद वो चारों अब कोने किचन के दरवाजे में खड़े थे। सवाल ये था कि बर्तन कौन धोएगा। भैया आप जाए, हम मैनेज कर लेंगे। वो तीनों एक ज़बान होकर आलिम से बोले तो वो अब्रू उचका कर रह गया। आर यू श्योर? आलिम के सवाल पर वो तीनों तेजी से इस बात में सर हिला गए तो वो ओके कहता वहां से अपने कमरे में चला गया। अब वहां खड़े तीनों अफराद एक दूसरे को घूर रहे थे। मेरा कोई ज़ै आज ब्रो और मुझे अपनी नींद की कुर्बानी देकर इसकी तैयारी करनी है, तो इसलिए मेरी तरफ से तो माजरत। तालिम का अजर तो तैयार था और मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आज, इसकी तैयारी करनी है मुझे, इसलिए आज मेरी तरफ से भी सॉरी। फहाम ने भी अपनी मजबूरी बताई तो तलाल बेचारगी से अपने दोनों बड़े भाइयों को देखने लगा। भैया आप दोनों जानते हैं कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? इसके सवाल पर इन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। हाँ हम जानते हैं कि तुम यही सोच रहे होगे कि हम दोनों की मसरूफियत की वजह से तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे अब। तालिम ने कहा तो तलाल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर बैठा अब जो आप दोनों जैसे खुदगर्ज भाई मिले मुझे। जाए आप दोनों, धो लूंगा मैं अकेला ही सब बर्तन। खफगी से कहता वो किचन में दाखिल हुआ तो तालिम और फहाम एक नज़र एक दूसरे को देखते अगले पल तेज़ी से तलाल पर झपटे। हमारा शेर तो खफा ही हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे यार, साथ मिलकर बर्तन भी धोएंगे और सफाई भी करेंगे। भाइयों के होते तो टेंशन क्यों लेते, हम तो तुम्हें तंग कर रहे थे बस। कुछ देर बाद किचन से आती हंसी मजाक की आवाज़ पर आलम मुस्कुरा दिया। वो दीवानावार भागती जा रही थी, पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, लहू लहान पैर चलने से इनकारी थे, पर इज्जत जाने का खौफ रोकने ना दे रहा था। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भागती ही चली जा रही थी। भागते भागते जब इसके कदमों की आवाज़ करीब सुनाई दी देने लगी तो जिस घर का गेट खुला नजर आया इसी में दाखिल हो गई। वो एक बहुत बड़ा शानदार सा घर का बड़ा काला गेट था। गेट का छोटा दरवाज़ा अध खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गई। कौन है? भारी मर्दाना आवाज़ पर इसकी पहले से उलझी सांसें सीने में अटक सी गईं। तालिम और फहाम बाहर वॉक करने निकले थे, इसलिए बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। आलम बाहर लॉन में ही वॉक कर रहा था जब खिड़की की आवाज़ आई। इसे लगा दोनों भाई वापस आ गए हैं, पर दोनों भाइयों की जगह वहाँ कोई लड़की थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। वो लड़की अपने पीछे दरवाज़ा बंद किए खड़ी कांप रही थी। इसके पुकारने पर वो मजीद कांपने लगी। आलम ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो वो खौफ से थर थर कांपती दोनों हाथ मुंह पर जमा गई। हाथ मुंह के आगे से हटाओ लड़की, कड़कती हुई आवाज़ से इसके थके हुए असाबों पर हमला किया तो वो होशो आवाज़ से बेगाना होती चलेगी। इससे पहले कि वह लहरा कर गिरती, आलम बौखला कर तेजी से इसे दोनों बाजुओं से थाम गया। ऐन इसी वक्त गेट का छोटा दरवाज़ा दोबारा खोला और वहाँ से तालिम और फहाम नमदार हुए। अस्तगफुरुल्लाह, ये मेरे गुनहगार आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हमारे बिग बी की बाहों में एक नाजुक अंदाज से सीना। ये अल्फाज जिसकी ज़बान से अदा हुए थे वो था फहाम, द ग्रेट फहाम। तुम्हारे 16 आने खरी है, तुम्हारी आंखें हैं तो गुनहगार पर इस वक्त बिल्कुल सही मंजर देख रही हैं। हमारे बिग बी की आम बाहों में वाकई एक नाजुक हसीना मौजूद है। फहाम के बाद तालिम की फजूल गोई ने आलिम का दिमाग घुमा कर रख दिया। शट अप यू बोथ, इसको आकर संभालो जो मेरे गले पड़ गई है। आलिम इन दोनों को लताड़ता हुआ बोला तो दोनों ने जल्दी से अपने दांत अंदर करते हुए शराफत का मुजाहरा करना चाहा। भैया ये आप ही गले लगी, मेरा मतलब पड़ी हैं तो आप ही सोचें कि ना कि कैसे संभालना है, वैसे ये हैं कौन?
बोलते बोलते फ़हाम की ज़बान फिर से फिसलने लगी, जिसे आलम की घूरी ने रास्ते पर लाया। पता नहीं, मैं बाहर वॉक कर रहा था, एकदम ये अंदर आई। मैंने पूछा कौन है, तो बेहोश होकर गिरने लगी, तो मैंने थाम लिया। आलम के बताने पर दोनों ने इस बात में से हिलाया। मेरे ख्याल में हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए, ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर मुज़ाकरात करना ठीक नहीं। तालिम की बात पर आलम ने सर हिलाया। ज़िंदगी में पहली बार तालिम करीम ने कोई अकल की बात की थी। फ़हाम की बात पर तालिम ने सख्त घुरी से नवाजा। आलम ने झिझकते हुए इस अनजान वजूद को बाहों में उठाकर घर के अंदर अंदरूनी हिस्से का रुख किया। इन दोनों भाइयों ने भी इसकी पैरवी की। गेस्ट रूम में पहुंचकर आलम ने इसे बेड पर लेटाया और उस पर ब्लैंकेट उड़ाया, क्योंकि इस वक्त इसके वजूद से दुपट्टा नदारत था, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। भैया, क्या हम मैंने यहाँ रख कर ठीक कर रहे हैं? ये सवाल दरवाजे के पास खड़े तलाल की तरफ से आया था। भैया की जान, हम सिर्फ इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में हम उन्हें घर से बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। बाकी ये होश में आ जाएं तो फिर ही कुछ पता चल सकता है। आलिम की बात पर तीनों भाइयों ने इस बात में सर हिलाया। भैया की जान, हम सिर्फ इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में हम इन्हें घर से बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। बाकी ये होश में आए तो फिर हम ही कुछ पता चल सकेगा। आलम की बात पर तीनों भाइयों ने इस बात में सर हिलाया। भैया, इनके फेस से बाल पीछे करके देख लूँ प्लीज़? मुझे देखना है कि कैसी हैं, इनके बाल कितने प्यारे हैं ना। क्या ये खुद भी इतनी ही प्यारी हैं? वैसे आप मुझे घूरे मत, ही मेरी आप ही हैं, मैं आप ही समझ कर तारीफ़ कर रहा हूँ। तलाल कमरे में जलते नाइट बल्ब की रोशनी में नजर आते इस नजरमी लड़की के लंबे स्याह बालों और धमकती रंगत की तारीफ में रद्बुल लिसान था, जब भाइयों की घूरी पर फौरी तौर पर सफाई पेश कर दी। चेहरा इसलिए नहीं देख सके थे कि इसके बाल इसका चेहरा ढांप गए थे। बुरी बात तलाल, उन्हें रेस्ट करने दो। चलो सुबह सब सो जाकर सुबह सैरी के लिए भी उठना है। फिर आलम इन सब से कहता एक आखिरी नज़र इस अजनबी हसीना पर डालकर सबसे पहले खुद कमरे से निकला। फिर तीनों के निकलने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करता खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो छोटी सी लड़की इस बुसीदा मकान में बैठी रो रही थी। निहाल, अरियो निहाल, नईफ सी आवाज़ पर वो जल्दी से आंसू पोंछती उठी और कमरे की तरफ बढ़ी। जी अम्मा, मरियल सी आवाज़ में वो पूछती कदम आगे बढ़ा गई। आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? सिर्फ पानी से अफ्तारी की थी। उम्र गुजर गई पर आवाज़ की सख्ती ना गई। घर पर कुछ नहीं है खाने को अम्मा, सब्र करके सो जाएं, भीगी आवाज़ में कहती वो कमरे से तो क्या घर से ही निकल गई। चलते चलते घर से आगे निकल आई। जब कुछ समझ न आया तो एक पत्थर पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो निहाल थी, अपने बाप की लाडली नेहा। पर वही लाड उठाने वाला बाप जब एक दिन पहाड़ से गिर कर दुनिया से रुखसत हुआ तो दुनिया में कोई भी लाड उठाने वाला भी ना रहा। माँ को तो न जाने इससे अल्लाह वास्ते का बैर था। इसने जब से होश संभाला माँ को खुद से प्यार करते या प्यार से बात करते ना देखा। बहन भाई कोई था नहीं। माँ ने ना जाने क्या सोचकर नज़दीकी स्कूल से मैट्रिक करवा दिया। इसने मैट्रिक में टॉप की तो नज़दीकी कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिल गया। घर के सारे काम करती तो इसकी पढ़ाई से इसकी माँ को कोई मसला ना था। यूँ ही निहाल का FA भी हो गया। अब था कुछ यूँ कि पहले इसकी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती थी तो घर चलता था। अब रमज़ान से कुछ माह पहले एक एक्सीडेंट में एक टांग और एक बाजू टूट गई। रोज़ी रोटी का जरिया ख़त्म हो गया। फाको की नौबत आ गई। आगे पीछे तो कोई था नहीं। नेहा ने एक दो जगह टीचिंग की जॉब करनी चाहिए, पर लोग हवस में भूखे हुए पड़े हैं हर जगह ही। औरत के लिए चार दीवारी से बाहर निकल कर कमाना कौन सा आसान काम है। वो यूं ही बैठी रो रही थी जब किसी ने भारी दिलकश आवाज़ में से पुकारा। इसकी आंख मुसलसल बातों की आवाज़ से खुली थी। वह एकदम उठी तो करा बैठी। जिस्म पर लगी चोटों से टेसी उठने लगी। नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी तो वो चौंक उठी। सैरी का वक्त बस ख़त्म होने वाला था। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी तो नज़र अपने हुलिये पर गई। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो जो सोच रही थी कि जिस घर में पनाह ले चुकी है यहाँ से आज की सैरी का इंतजाम कर लेगी, पर अपनी हालत देखकर इससे पहले अपना इरादा मुकफ करती इसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी मर्दाना चादर पर पड़ी। सोफे के पास नीचे ज़मीन पर मर्दाना जूते का एक जोड़ा भी पड़ा था। इसकी आंखें चमक उठी। इसने सबसे पहले कमरे से मुड़कर बाथरूम को रुख किया। फ्रेश होने के बाद बाल चोटी में बांधे। इसने धीरे से आगे बढ़ते हुए चादर पकड़कर अच्छे से अपने कंधों के गिर्द ओढ़ी तो उसका पूरा वजूद ही इस चादर में छुप गया। जूते में पैर अड़से तो पैर आगे ही निकलते चले गए। इसके पाँव के लिए वो जूता बहुत बड़ा था, वो पर फिलहाल काम दे सकता था। चादर को मजबूती से पकड़ती वो दरवाज़ा खोलकर अल्लाह का नाम लेती कमरे से बाहर निकल आई। एक तरफ से मर्दाना आवाज़ें आ रही थी। चादर को मजबूती से पकड़ती वो दरवाज़ा खोलकर अल्लाह का नाम लेती कमरे से बाहर निकल आई। एक तरफ से मर्दाना आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ों का तौक़ुफ़ करती वो एक बड़े कमरे की तरफ आ गई जहाँ चार मर्द बैठे सहरी कर रहे थे। वो चारों हल्की फुल्की बातें करते हुए सहरी कर रहे थे जब फ़हाम एकदम सीधा होकर बैठा। भैया, इसकी पुकार पर कोई भी मुतवज्जो ना हो। भैया सुन लें यार, और तुम भी सुनो छोटो। वो आपकी ज़ोर देकर बड़े दोनों से बोला, साथ ही तलाल को भी आवाज़ दे डाली। फ़हाम, कभी तो चुप करके सहरी कर लिया करो, हर वक्त फजूल बोलते रहते हो तुम। आलम की संजीदा आवाज़ पर तालिम और तलाल ने दांत निकोसे। अच्छा ना भैया, बस एक बात,
आपके मन्नत भरे लहजे में बोला, अच्छा बोलो, हम सुन रहे हैं। मीठी लस्सी का गिलास उठाते हुए तालिम ने इसे इजाज़तनामा सौंपा। क्या कभी आपने इसे किसी ने इस धरती पर हूर देखी है? इसने नहायत संजीदगी से अपना सवाल पेश किया। इसके सवाल पर आलिम और तलाल ने इसे ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा देख लियो, जबकि तालिम ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाए। हाँ, मैंने देखी है बहुत दफ़ा, लंगूर की बगल में हूर। तालिम ने जिस कदर पुरजोश होकर जवाब दिया, इस कदर ज़बरदस्त गुरी से तीनों भाइयों ने इसे नवाजा। क्या हो गया भाई? हूर की बगल में लंगूर हो या लंगूर की बगल में हूर, एक ही बात है, ज़रा सी अदला बदली ही तो की है बस। वो अपनी बात की सफाई पेश करता मुसलसल आलिम की कुर्सी के पीछे देख रहा था, जहाँ वो कन्फ्यूज़ खड़ी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। पर मैंने इस धरती पर, बल्कि अपने होम स्वीट होम में ही देखी है एक हूर। इसके तसलसल से एक ही तरफ देखने पर तीनों भाइयों की गर्दनें भी मकान के अंदाज में इसी तरफ घूमी थी, जहाँ वो रात वाली अजनबी लड़की खड़ी थी, और फिर आलम के अलावा बाकी सबकी गर्दनें वहीं जमकर रह गई थीं। सैरी करो, वक्त कम है और आप भी आएँ, सैरी करें हमारे साथ। तीनों भाइयों को तंबीह करने के बाद वो संजीदगी से इसकी तरफ देखकर बोला तो वो हल्का हल्का लंगड़ा कर चलती तलाल के साथ एक कुर्सी छोड़कर बैठ गई, तो तलाल इसे सर्व करने लगा। अपनी सैरी से फारिग होने के बाद आलिम वहाँ से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट में ही वापस आया और उस लड़की की कुर्सी से थोड़े फासले पर खड़ा हो गया। सुने आप, और इसे किस नाम से पुकारता? आबरू। अपना नाम बताकर वो अपनी नज़रें फिर से झुका गई। आप ज़ख्मी हैं काफ़ी, मैं यही कहूँगा कि आप रोज़ा मत रखें, हमारा दीन इतना सख्त नहीं है, अगर फिर भी रखना चाहें तो ये पेन किलर ले लें, बाकी वक्त बात नमाज के बाद होगी। वो इसे दवाई पकड़ाकर वहाँ से चला गया, तो आबरू ने सर हिलाकर दवाई ले ली। सहरी के बाद चारों भाई बर्तन उठाने लगे, तो आबरू भी झिझकती हुई उठी और बर्तन उठाने लगी। आबरू आप बैठी रहें प्लीज़, हम कर रहे हैं। तलाल ने इसके हाथ से बर्तन लेकर इसे वापस बिठा दिया। बर्तन समेटने के बाद सब इसे बताते वक्त नमाज के लिए चले गए, तो वो भी गेस्ट रूम में आ गई। वजू करने के बाद इसे बासानी अलमारी से जाए नमाज मिल गई थी। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। या अल्लाह, तू बेनियाज है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। या अल्लाह, तू बेपरवाह है, मैं तेरे से कोई गिला नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती, ना ही मुझे हक है। पर मेरे मौला, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तेरे सिवा कौन है अब? मेरे मुहाफिज ही मेरे लुटेरे निकल आए, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस पर भरोसा करूँ? मेरे मालिक, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा और मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा, आमीन। दुआ मांगकर वो उठी पर बेड पर नीम दराज हो गई। यूं ही लेटे लेटे कब आंख लगी इसे इल्म ही ना हो सका। वो मरी के जरखेज पहाड़ों में बने ढलवानी रास्तों पर अपनी सुजुकी बाइक चला रहा था। इसकी बाइक की धीमी रफ्तार को तब ब्रेक लगी जब इस सामने एक बड़े से पत्थर पर सफ़ेद चादर में छुपी एक लड़की नजर आई। वो ताज्जुब ज़दा होता है बेख्तियार बाइक रोक गया। बाइक रुकने की आवाज़ पर पत्थर पर बैठी सफ़ेद चादर में छुपी इस लड़की ने गर्दन मोड़े चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा, तो इसकी नम से आंखें देखकर इसे मजीद हैरत हुई। न जाने किस जज्बे के तहत तो बाइक एक तरफ खड़ी करता इसके करीब रखे पत्थर पर बैठ गया। इसके यूं करीब बैठने पर वो चेहरा इसकी तरफ मोड़ गया। नकाब से बेपरवाह चेहरा दिल मोह लेने की हद तक खूबसूरत ना था, पर न जाने शाम से चेहरे में ऐसी कौन सी कशिश थी जो इस शहजादे को अपने साथ बांध गई। इतनी शाम में यहाँ क्या करी और रो क्यों रही हो? इसके नरमी से पूछने पर इसी काली घटाओं से आंखों से मीना बरसना शुरू हो गया। इसे यूं रोते देखकर वो बौखला गया। अरे अरे, रो तो मत लिटिल गर्ल। मैं वाकई नहीं जानता था कि वो छोटी सी लड़की क्यों रो रही थी। मम्मा, मुझे भूख लगी है। वो रोते रोते सफ़ेद चादर के एक पल्लू से नाक साफ करती बोली, तो मुकाबिल के चेहरे पर बेयकीनी के बादल छा गए। अब ये बदल इस की हरकत की वजह से छाए या बात की वजह से यह मालूम नहीं था। तुम रोज़ा अफ्तार करने के बाद भूख लगने की वजह से रो रही हो? इसके सवाल पर इसने सू सू करते घूर कर देखा। आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया? वो उल्टा इससे सवाल करके तो वो लगता हुआ सारे इस बात में हिला गया। आपने अफ्तारी में कितनी चीज़ें खाई? वो एक और सवाल दागी। 7। कुछ सोचने के बाद इसने जवाब दिया और मुकाबिल के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ मजीद मायूसी छा गई। मैंने और अम्मा ने अफ्तारी में सिर्फ पानी पिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अपने गम की दास्तान सुनाते हुए घुटनों में मुंह छुपाकर रो दी। कुछ देर रो लेने के बाद इसने सर उठाया तो वहाँ कोई भी नहीं था। गरीबों के दुख की दास्तान भी कोई नहीं सुनता। वो नम आवाज़ में बड़बड़ा दी। इसे वहीं बैठे कुछ मजीद वक्त गुजरा, रात की स्याही फैल रही थी। इसने सर आँख खारिज की और घर वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी वो उठी ही थी कि जब वो फिर से इसके सामने आ खड़ा हुआ। ये लो, पकड़ लो। तालिम ने अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा शॉपर इसके आगे किया, तो वो नासमझी से इसे देखने लगी। पकड़ो, इसने दोबारा जोर से कहा, तो वो नासमझी से देखती वह शॉपर इसके हाथ से पकड़ गई, जो काफ़ी वजनी था। काम करना चाहोगी? तालिम ने पूछा, तो वो बगैर सोचे समझे हाँ में सर हिला गई। नाम क्या है तुम्हारा? तालिम को अब याद है कि इसका नाम तो पूछना भूल ही गया था। नन्नन नेहाल। वो घबराहट में थोड़ी अटक कर बोली, तो वो नासमझी से इसे देखने लगा। ये कैसा नाम है नन्नन नेहाल? इसने यूं ही तोड़कर इसका नाम अदा किया, तो निहाल ख्वामखा शर्मिंदा होकर रह गई। नहीं, मेरा नाम निहाल है। अब की दफ़ा इसने बहुत सोच समझ से काम लिया। ओके निहाल, तुम कल अफ्तारी के बाद नहीं, तब ज़्यादा लेट हो जाएगा। ऐसा करना, तुम जोहर की नमाज के बाद इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता दूंगा। अब जाओ अपने घर, अल्लाह हाफिज़। अपनी बात खत्म करने के बाद वो 1 मिनट भी ना रुका और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकलता चला गया। निहाल में हाथ में पकड़े शापर में देखा तो खाने का सामान था। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो दोबारा इस रास्ते की तरफ देखने लगी जहाँ से तालिम गया था। इसे ये सब ख्वाब लग रहा था। भला कोई क्यों इसकी मदद करता? इसने एक नज़र आसमान पर डाली जहाँ स्याही फैलती जा रही थी, फिर हर सोच दिमाग से झुटक कर घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू हो गई। खाने की चीज़ें देखने के बाद भूख ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था जब एक बच्चा भागता हुआ इसकी गाड़ी के आगे आ गया। इसने बहुत मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल की। गाड़ी रोककर दरवाज़ा खोला तो बाहर भागा तो 2.5-3 साल बच्चा सड़क पर बैठा रो रहा था। वो बाहर निकला, साथ ही एक लड़की भागती हुई वहाँ आई। हमीन
मीन मेरी जान। वो बच्चे गोद में उठाकर चूमती जा रही थी जबकि बच्चा मुसलसल रो रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस। इसकी पुकार पर इस लड़की ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे की तरफ देखते फ़हाम खो सा गया। वो बहुत खूबसूरत थी, गजाली आंखें, छोटी सी नाक, छोटे से गुलाबी होंठ और भरे भरे गाल, सुर्खों सफ़ेद रंगत। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने फ़हाम को अट्रैक्ट किया वो थी इसके चेहरे से टपकती मासूमियत। वो बहुत मासूम सी लग रही थी। बच्चे को अपने साथ लगाकर चूमने के साथ साथ वो रोती ही चली जा रही थी। रोने की वजह से इसकी छोटी सी नाक भी सुर्ख पड़ चुकी थी। जी, वो नासमझी से इसे देखने लगी। आई थिंक हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसे गिरने की वजह से शायद कोई चोट लगी है तभी इतना रो रहा है। वैसे ये है कौन? आई मीन इसकी मामा कहाँ है? एक तो फ़ार्म द ग्रेट की ज़बान दराज, ये मेरा बेटा है और आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इसकी पहली बात सुनते ही फ़ार्म को तो सकता ही हो गया। वो सोच ही नहीं सकता था इतनी प्यारी छोटी सी नज़र आने वाली लड़की शादीशुदा और एक बच्चे की माँ भी हो सकती है। इसकी फीलिंग पर तो जैसे किसी ने बाल्टी भर ठंडा ठार पानी फेंक दिया था। अफसोस मत करो फ़ार्म, खुश होना शुक्र इंसान, अल्लाह ने तुझे गुनाह से बचाया है। रमज़ान में बच्चियाँ देखने से गुनाह मिलता है। गुनाह खुद को तसल्ली देता वो वापस गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी वहाँ से निकाल रहा था जब वही लड़की सड़क किनारे से नजर आई। वो बच्चे इसने कंधे से लगा मुसलसल रो रहा था जिसे संभालने के चक्कर में वो हलकान हो रही थी। वहाँ खड़ी वो शायद किसी टैक्सी का इंतजार करती। फ़ार्म गाड़ी इसके करीब ले गया। बेबी बहुत रो रहा है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वैसे भी गलती मेरी है, मेरी गाड़ी के आगे आया आपका बच्चा। आ जाएं प्लीज़, इनकार मत करिएगा, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते इस लड़की से कहा तो एक मिनट के लिए कुछ सोचती हाँ में सर हिला गई। वो हमने फ्रंट डोर खोला तो वो अपने बच्चे को लेकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। भैया इस दफ़ा अफ्तारी नहीं करवाएंगे हम क्या? सोफ़े के साथ टेक लगाकर नीचे ज़मीन पर बैठे कालीन पर तलाल ने सवाल किया। ज़ोहर की नमाज के बाद वो सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तालिम और फ़हाम अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए थे। आलिम अपने ऑफिस का काम कर रहा था और तलाल अपने कॉलेज का काम। करवाएंगे बेटा, पर कुछ दिन बाद। अभी कुछ ज़रूरतमंद है मेरी नज़र में, पहले इनकी मदद करेंगे हम। हमारे हम पहला दोस्त अब आप खुद से अपना पेट भर सकते हैं। इनको घर बुलाकर इफ्तारी करवाने से बेहतर यह है कि पहले इन लाचार और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए जिनका कोई और वसीला नहीं। रोज़ा हमें गरीब की भूख का एहसास दिलाता है। हमें दुनियावी दिखावा नहीं देखना, हमें अपनी आखिरत आसान करनी है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करके अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो इससे पास रखने से ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ज़रूरतमंद एक मखलूक में तकसीम करने से इसमें बरकत होगी। हम घर पर अफ्तारी करवाने के बजाय मस्जिद में करवा देंगे, इससे ज़्यादा सवाब हासिल होगा। आलिम बहुत नर्म और हलीम अंदाज में इन्हें समझा रहा था। तीनों भाइयों ने अपने अपने काम रोककर पूरी दिलजमी से इसकी बात सुन रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। तालिम की बात पर आलिम नरमी से मुस्कुरा दिया। भैया हमेशा सब कुछ ठीक कहते हैं, मेरे भैया दुनिया के बेस्ट से भी बेस्ट भैया हैं। तलाल लाड से मान भरे लहजे में बोला तो आलिम मुस्कुराकर इसके बाल बखेर गया। नहीं तो हम सुतेले हैं क्या? हमें क्या कूड़े के ढेर से उठाकर लाया गया था? फ़हाम की यूं यकीनी से पूछने पर आलिम ने मुस्कुराकर जब्त करते नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बाकी दोनों इसकी नौटंकी पर सर झटक गए। आलिम की नज़र अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पड़ी जहाँ आबरू खड़ी आंखें में हसरत लिए इन चारों को देख रही थी। आलम ने जोकर इसकी गिर लिपटी अपनी चादर देखी। अंदर आ जाएं। वो जो आंखों में हसरत लिया ने मोहब्बत से देख रही थी। आलम की भारी आवाज़ पर चौंक उठी। जज जी मैं? वो एकदम पजल होगी। इतने मर्दों में जज जी आप? फ़हाम इसी के अंदाज में बोला तो वो आलम ने इसे सख्त गोरी से नवाजा जिस पर वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी और आलम के इशारे पर सामने पड़े सिंगल सोफे पर टिक गई। आप कहाँ से आई हैं और यहाँ तक क्यों और कैसे पहुंची? मुझे सब कुछ सच सच सुनना है। आलम ने संजीदा आवाज़ में दो टोक अल्फाज में हुक्म सुनाया तो वो हलक तर्क करती इस बात में सर हिलाकर बोलना शुरू हो गई। आबरू हाशिम, सैयद हाशिम और सितारा हाशिम की इकलौती औलाद थी जिसे उन्होंने बहुत लाड से पाला था। मामा पापा आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आप लोगों के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, जानते हैं ना आप। आबरू हाशिम के बाजू में अपना बाजू डाले लाड से बोली तो वो हंसते हुए इसका माथा चूम गए। हम जानते हैं हमारा बच्चा हमारे बगैर इतनी देर नहीं रह सकता, पर मेरी जान हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हमें खुशी खुशी रुखसत करो। अगर आपके पेपर्स ना होते तो कभी आपको अकेला ना छोड़कर जाते, पर अल्लाह के घर से हमारा बुलावा है, हमें तो जाना ही है। वो इसे बाजू में घेरे में लिए बाहर की तरफ बढ़े। वो दोनों मियाँ बीवी उम्रे के लिए जा रहे थे। आबरू के पेपर से इसलिए वो अपने चचा के घर रुक रही थी। भाई साहब हाँ कर दी ना गैरों वाली बात, अकेली कहाँ है आबरू बेटी, हम सब हैं ना इसके साथ। आप ऐसे किसी गैर के पास नहीं छोड़कर जा रहे जो यूं परेशान हो रहे हैं, बल्कि बिल्कुल मुतमईन होकर जाएं। आप आबरू हमारे घर में ही हैं, क्यों आबरू बेटी? मुस्कुराकर शिकवा करते आखिर में आबरू से पूछने लगी तो आबरू मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। थोड़ी देर बाद आबरू से मिलते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। आबरू चलो कहीं बाहर चलते हैं, रूहान ने लाउंज में बैठे आबरू से कहा तो वो नफ़ी में सारे हिला गई। सॉरी रूहान, मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। वो कनी कतराकर निकल गई तो रूहान लब भींच कर रह गई। ये लड़की हर बार रूहान को इनकार करके इसकी अना को ठेस पहुंचा जाती थी। मैं इसकी चाचू का बेटा हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ जिसको खा जाऊँगा, ऐसा रूहान ने कहना था। लेकिन आबरू ने रूहान की लाख कोशिश के बावजूद भी इसे कभी लिफ्ट ना करवाई। वो भी इससे ही अपने मामा पापा को मिस कर रही थी। कमरे में आकर इसने किताब पकड़ी, सोफे पर बैठ गई। पढ़ते पढ़ते कब आंख लगी से पता ही ना चला। इसकी आंख मुलाजमा के जोड़ने पर खुली। गजब हो गया बीबी जी, गजब हो गया। अरे आपका तो सब कुछ खत्म हो गया जी। मुलाजमा रोती हुई बहन कर रही थी। आबरू इसके यूं रोने पर घबरा उठी। क्या हो गया, इस तरह रो क्यों रही हो और मेरा क्या खत्म हो गया? वो ना समझी से पूछती इसका चेहरा देखने लगी। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट में आपके वालिदैन और ड्राइवर के इंतकाल हो गए जी। भाई तुम घर लिए जा रहे हैं, आप यतीम हो गए बीबी जी। मुलाजमा की बात पर धड़ धड़ करके सातों आसमान एक साथ इसके सर पर टूट पड़े। क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो?
वो इस पर धाड़ी सोफे से अपना दुपट्टा पकड़ और कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियाँ उतरते इसके पैर लरज। इतने में इसे मोबाइल एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। धड़कते दिल के साथ वो लाउंज में आई तो इसके चचा बैठे रो रहे थे। रूहान की आंखें भी नम थी। इसे देखकर इसके चचा उठे और उसे गले लगाकर रोने लगे। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो, अल्लाह से इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। चचा इसे साथ लगाकर दिलासे दे रहे थे। इसका दिमाग साइंस से करा था। इतनी में डेड बॉडीज का लॉन्च में लेकर आया गया। वो लरजते कदमों से आगे बढ़ी, कांपते हाथों से एक वजूद के ऊपर से चादर हटाई। इसके बाप को कुछ देर पहले वाला तरोताज़ा और हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा इसके वक्त खून में लथपथ इसके सामने था। वो इसके दोनों हाथ बेसाख्ता अपने होठों पर गए। आंखों में बेयकीनी ली वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हिम्मत करके इसने दूसरे वजूद के चेहरे से कपड़ा हटाया। हर वक्त मुस्कुराते इसकी माँ का चेहरा खून से सुर्ख था और मुस्कुराती आंखें बंद थी, लबों पर कफल था। आपके वो रुक ना सकी। इसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। यूं ही चीखते रोते वो होशो हवास से बेगाना होती चली गई। हफ्ता गुजर चुका था इसके माँ बाप को इस दुनिया से गए, पर वो थी कि इस दुनिया से ही काफिल हो गई थी। वो साकित आंखें लिए बैठी थी। इसके कानों में अब तक चचा के अल्फाज गूंज रहे थे, मरने वालों से मरा नहीं जाता। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लो इतना ही अच्छा है। जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, रूहान के साथ अपनी जेर को तैयार कर लो, जिसे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। चचा के दो टोक अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। माँ बाप की वफात के बाद जिस तरह चचा सख्त दिल होकर अपना रवैया बदल चुका था, इसने सोच लिया था कि वो इनकार नहीं करेगी, चुपचाप सर झुकाकर सारी जिंदगी गुजार देगी। इस कदर दिल बर्दाश्त हो चुकी थी वो यूं कर भी गुजरती कि अगर एक भयानक हकीकत इसके सामने ना आती। वो चचा को इकरार का पैगाम देने के कमरे में गई थी जब अंदर से आती आवाज़ों से इसके कदम जमा दिए। अगर मैं हाशिम को ना मरवाता तो इसकी जायदाद कैसे हासिल करता? हाशिम की सारी जायदाद की इकलौती वारिस है आबरू। अब आबरू मेरी बहू बनेगी तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। ये चंद अल्फाज इसके पैरों तले से ज़मीन निकाल गए थे। वो ये भी जानती थी कि इसके मुतालिक रूहान के इरादे नेक ना थे, इसलिए इस रात वहाँ से भाग गई। पर चौकीदार ने इसे भागते हुए देख लिया था और यूं सबसे बचती बचाती वो करीम मैंशन में पहुंच गई थी। आप ही प्लीज़, आप रोए मत, आप ऐसे आप आपके मामा पापा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वो जो अपने ऊपर बीती जुल्म की दास्तान सुनाकर रो रही थी, तलाल की बात न कर तड़प कर इसकी तरफ देखने लगी। आप परेशान मत हो, बुरा करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। हर वक्त शरीर बना फ़ाहम भी उदास और दुखी हो गया। बेशक मकफ़ात अमल अटल है, आप परेशान मत हो। तालिम ने भी फ़ाहम की बात की तायद की। तब से खामोश बैठे आलम ने गला खनकार कर बात का आगाज़ किया। जो कुछ भी आपके साथ हुआ बहुत बुरा, मुझे समेत हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और असल कातिल को भी पकड़वाएंगे। आलम की बात पर आपने सर उठाकर इसे देखा, जो टांग पर टांग चढ़ाए दाएं हाथों की मुट्ठी होंठों पर जमाए इसकी तरफ ही देख रहा था। आबरू को इन चारों भाइयों की आंखों में एक चीज़ मुश्तरक नजर आई थी, इज्जत। इन सब की आंखों में इसकी इज्जत थी, हया थी। अब आप अपने किसी जानने वाले का नंबर बताएं ताकि हम आपको बाहिफाजत इन तक पहुंचा सकें। आलम की बात पर फिर से इसकी आंखों से टप टप आंसू बरसना शुरू हो गए। क्या हुआ आपी? तलाल ने परेशानी से पूछा तो वो बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी। दुदयाल को बता चुकी थी और मेरा ननियाल यहाँ नहीं होता, सब अमरीका रहते हैं, मुझे किसी का नंबर नहीं आता। वो हर तरह से बेबस थी। इसकी बात पर आलम की परेशानी पर तफक्कर के बादल छाए, जबकि बाकी तीनों ने नजरों का तबादला किया। देखें आबरू, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, पर आप भी जान चुके हैं कि इस घर में सिर्फ हम चारों भाई रहते हैं। हमारे घर कोई खातून नहीं मौजूद। बगैर किसी रिश्ते के आपका यूं हमारे दरमियान रहना मुनासिब नहीं। बात तो आलिम की भी 16 आने दुरुस्त थी। वो जानती थी कि वो सही कह रहा है। इसका दिल क्या धाड़े मार मार कर रोए। इसका आर्जी मगर काबिल यकीन ठिकाना भी छिनने वाला था। फार्म ने इसे गौर से देखा। वो लड़की से पहली नज़र में जन्नत की कोई हूर ही लगी थी। इसने बहुत कम लड़कियां ऐसी देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ बिला की मासूम भी नजर आती थी। इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, बहुत कोमल सी। इसने तालिम की तरफ देखा तो वो भी इसकी तरफ ही देख रहा था। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इसने चमकती आंखों से तालिम से सवाल के तो वो जोरों शोर से इस बात में सर हिला गया। आलम के ऑफिस में एक अचानक कोई मसला बन गया तो उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, इसलिए फैसला फिलहाल ताखीर पा गया। आलम के जाने के बाद इसे वो याद आया कि इसने इस लड़की को जोर के बाद आने का कहा था। याद आते ही वो घर से निकल आया। अपनी सुजुकी की बाइक पर वो 10 मिनट में ही मतलूबा जगह पर पहुंचा। कल की तरह आज भी वो लड़की सफ़ेद चादर लिए इस पर पत्थर पर बैठी थी। इसकी बाइक पे आवाज़ सुनते ही इसने सर उठाकर इसे देखा, फिर से सर झुका गई। अपनी बाइक रोककर एक तरफ खड़ी करके वो इसके सामने बड़े पत्थर पर बैठ गया। निहाल, यही नाम था ना तुम्हारा, राइट? इसके सवाल पर वो धीरे से सर हिला गई। स्कूल पढ़ी हो? एक और सवाल जिस पर वो फिर से सर हिला गई। उर्दू और इंग्लिश दोनों लिख और पढ़ लेती हो? इस सवाल पर फिर से सर हिलाया। ज़बान है मुंह में? इसके अजीब से सवाल पर वो पजल होती सर हिला गई। मुंह खोलकर ज़बान दिखाओ अपनी। इसके हुक्म पर वो होनक बनी मुंह के साथ साथ आंखें भी खोल गई। गुड, ज़बान तो है तुम्हारे पास, फिर इसके साथ पर ऐसा कौन सा खजाना खर्च होता है जो इसे हिला जुला नहीं रही हो तुम? यूं ही बेकार पड़े पड़े अगर इसको जंग लग गया तो फिर क्या करोगी? इसकी बात पर वो बुरी तरह हुजल हुई। मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़बान। वो हुजल होती अपनी सफाई देने की खातिर बोल पड़ी ताकि इसे इल्म हो सके कि वो ज़बान इस्तेमाल करती है। अरे वाह, तुम तो बोलती भी हो। यूं पुरजोश होकर बोला जैसे पहली दफ़ा किसी को बोलते हुए देखा हो। अल्लाह ने ज़बान दी है तो बोलूंगी ही ना, अगर गूंगी होती तो कल भी ना बोलती। वो बुरा ही मान गई थी इसकी बात का। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक नहीं था, तुम सिर्फ बोलती नहीं बल्कि ठीक ठाक बोल लेती हो। मैं तो तुम्हें ऐसे ही अल्लाह मियाँ की गाय समझ बैठा था। इसकी बात पर निहाल ने सर उठाकर खफगी से इसकी आंखों में झांका तो नजरों से इसके गहरे के टकराव पर तालिम का दिल जोरों से धड़क उठा। चुप, बिल्कुल चुप, खामोश। पिटवाएगा क्या? रोज़े की हालत में कौन ऐसे ठग पर उतरता है यार? वो अपने धक धक करते दिल को डपटने लगा तो निहाल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। इसके सवाल
करने पर वो सर में हाथ फेर कर रह गया। शुक्र कि नहीं समझी, अगर समझ जाती तो इस वक्त तुम्हारे हाथ और मेरी गर्दन। इसकी बात पर निहाल आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? वो वाकई इस इंसान की बातें नहीं समझ पा रही थी। बाकी सारे मतलब छोड़ो, बस अपने मतलब की बात करो। तुम काम करना चाहती हो, ऐसा काम जिसमें घर बैठे इज्जत से कमा सको। आपकी वो संजीदा होकर मुस्तफसर होकर हुआ तो नाल बेबसी से मुस्कुरा दी। जिस लड़की के सर पर बूढ़ी और लाचार माँ के सिवा किसी का ना साया और घर में फाके कट रहे हो, तो इज्जत से मिलती रोजी को क्यों इनकार करेगी वो? इसके लहजे के साथ साथ इसकी आंखों से भी करब और बेबसी झांक रही थी। कितना पढ़ी हो? इसके सवाल पर निहाल ने सर से फिसलती चादर संभाली। एफए किया है। इसके जवाब पर वो इसे हैरत से देखने लगा। देखने में तो छोटी सी लगती हो, क्या उम्र है तुम्हारी? वो वाकई इसे मैट्रिक की स्टूडेंट समझ रहा था। 19 की हूँ, क्या करना होगा मुझे? वक्त को तेजी से सिरकते देखकर इसने अपना काम का सवाल पूछा। तो काम बहुत आसान सा है, तुम्हें असाइनमेंट बनानी होगी। डेटा मैं तुम्हें दिया करूंगा, तुम्हें बस नोट्स बनाने हैं, कर लोगी? इसके काम बताता वो आखिर में सवाल कर गया। जी कर लूंगी, पर ये तो बहुत थोड़ा काम है, कितने पैसे मिलेंगे इसके? वो मायूस हो गई, क्योंकि इतने से काम से इतने पैसे ना मिलते जिससे कार चल सकता था। रोज का 500 दे सकता हूँ, कर लोगी? इसमें निहाल की आंखें फैल गई। इसके लिए पैसे भी बहुत ज्यादा थे। आप सच कह रहे हैं? वो बेयकीनी भरे लहजे में बोली। तुम एक बात तो बताओ। वो सवाल के बदले सवाल लागे। जी जवाब देती सवाली नजरों से देखने लगी। तुम्हारा मेरा मजाक वाला कोई रिश्ता है क्या? इसके सवाल पर निहाल ने शर्मिंदा होते नफी में सारे लाए। फिर मैं क्यों मजाक करूंगा, सच कह रहा हूँ। अगर या फिर मंजूर है तो बताओ। मैं कहता उठ के खड़ा हुआ। असर की अजान होना शुरू हो चुकी थी। जी मुझे मंजूर है। ओके, रोज़ जोहर के बाद इसी जगह। तालिम को ये जगह बहुत मुनासिब लगी, क्योंकि यहाँ कोई जीरो ना होता था। वो नहीं चाहता था कि कोई इन दोनों को साथ देखे और गलत सोचे। वो लड़का था, इसका कुछ ना बिगड़ता, पर निहाल की इज्जत पर हर्फ आता, क्योंकि हमारे माशरे की यही सोच है। लड़का बरी जमा हो जाता है, जबकि लड़की की इज्जत पर कभी ना मिटने वाला दाग लग जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। निहाल की मशकूर आवाज़ पर वो सर हिलाता अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ ही सेकंड में धूल उड़ाती बाइक नजरों से ओझल होती चली गई। इसने मुस्कुराकर सर उठाते आसमान की तरफ देखा। बेशक अल्लाह बेहतरीन वसीले बनाने वाला है। इसने अपनी चादर अच्छे से सर पर जमाई और अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दिए। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा सोने की तैयारी में था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, इसकी जवाब इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला और तालिम कमरे में दाखिल हुआ। इसके बाद फ़हाम और फिर आलिम ने सवाली नज़रों से इन तीनों को देखा। इस वक्त तुम सब वो भी एक साथ खैरियत? तो आलिम के सवाल पर तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। भैया हम बैठ जाएं? तलाल ने पहल की। हाँ हाँ आओ बैठो तुम लोग। इसके कहते ही दो तीनों बेड पर चढ़कर बैठ गए। भैया घर कितना खाली खाली लगता है ना? तालिम की बात पर आलिम ने ना समझी से देखा। घर चीज़ों से भरा पड़ा है, फिर किस तरह खाली लगता है? वो समझ ना सका इस सवाल का मकसद। घर चीज़ों से नहीं बल्कि इंसानों से भरा और बसा करते हैं। हमने पूरी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बूढ़ों की तरह कहा, चारों लोगों के बोलते हुए भी घर खाली खाली कैसे लगता है? लाइक सीरियसली? आलम की बात पर फहाम गड़बड़ा गया। भैया आपने वो मिसाल नहीं सुनी क्या? तलाल के सवाल पर आलम ने इसकी तरफ रुख मोड़ा। कौन सी मिसाल? तलाल गड़बड़ा गया। भैया आप बताएं ना। वो तालिम और फहाम की तरफ देखता बोला। भैया आपने सुना नहीं? वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वो पुरजोश होता बोला तो बाकी दोनों ने भी जोरों शोर से सर हिलाया। आलम ना समझी से इन तीनों को देख रहा था। अच्छा तो फिर? इसके ना समझी भरे सवाल पर तीनों ने नजरों का तबादला किया। हमारे घर में भी तो कोई वजूद जन होना चाहिए ना? हाँ ना सोचे भैया, जब कोई लड़की होगी हमारे घर, तो हमारे घर में भी लाल नारंगी सुर्ख हरे नीले पीले आंचल लहराते नजर आएंगे। चूड़ियों की छनकार सुनाई दिया करेगी। कोयल की कूक जैसी सुरीली आवाज़ सुनने को मिला करेगी। जब घर में दाखिल होंगे तो वीरानी नहीं मिलेगी, बल्कि कोई घर को बसाने और सजाने वाले इंतजार में मिला करेगी। उफ कितना मजा आएगा भैया, वो जोश से बोल रहा था, जबकि बाकी दोनों इसकी बातें सुनते ख्यालों में खोए हुए थे। आलम हैरान परेशान से इन तीनों की हरकतें देख रहा था। इन सब का मकसद? इसके सवाल पर वो तीनों भाई एक दूसरे को देखते इसकी मजीद नज़दीक है। हमें भाभी चाहिए भैया, प्यारी सी, मासूम सी और अच्छी सी। सठिया गए हो क्या? वो बेचारा अब और क्या कहता। प्लीज़ भैया शादी कर लें। हमारी माँ नहीं रही, आपने माँ और बाप दोनों बनकर हमें पाला, लेकिन अब हमें कोई माँ जैसी चाहिए। प्लीज़ भाई मान जाए ना। तलाल के मुल्तजी लहजे में छुपी कसक आलिम साफ महसूस कर सकता था। वो जितना मर्जी प्यार कर लेता, लेकिन माँ की कमी भला कैसी पूरी कर सकता? अच्छा चलो, अगर मैं मान भी जाता हूँ तो कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की जिसमें ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं? हमारे बहुत करीब है भैया, नज़र तो घुमाए। करीब से तो बस तुम 3 नमूने ही नजर आ रहे हो। वैसे किसकी बात कर रहे हो? आबरू। वो आंखें फैलाकर उन्हें देखने लगा, जो बहुत आराम से आबरू का नाम ले गए थे, और फिर पूरे 1 घंटे के बाद वो आबरू को मनाने में कामयाब हो गए थे। पर इसके इस हुक्म के साथ कि आबरू से इजाज़त लो और इस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वो तीनों खुशी से चीखते हुए आलिम गले लगे, फिर आबरू के कमरे की तरफ भागे और न जाने कैसे पर इसे मनाने में भी कामयाब ठहरे। यूं ठीक 2 दिन बाद इन दोनों का निकाह तय पा चुका था। उन्होंने ढोलकी रखी थी आज घर पर, इसलिए वो तीनों भाई आज अपने सब काम काज छोड़कर घर की सफाई में जुटे हुए थे। आलिम ऑफिस गया था, जबकि आबरू कमरा बंद थी। सहरी भी इसने तलाल से अपने कमरे में मंगवा ली थी। वो तीनों भाई सारा काम आपस में बांट कर अपने जिम्मे लगाकर काम करने में मसरूफ थे। हाय अम्मा मेरी कमर, जालमो कुछ तो ख्याल करो मेरी कमसन जवानी का। फार्म हाथ में जाला ताने वाले ब्रश पकड़े स्टूल पर खड़ा होकर धाइयाँ दे रहा था। औरतों की तरह बैन करने बंद करो तुम फान। ये जिस चीज़ का तुम कमर कह रहे हो ना, इसको अगर नापा जाए तो कमर नहीं कमरा निकलेगा, और वो भी बड़ा सा। इसलिए ज़्यादा नाजुक बनने की जरूरत नहीं। तालिम की बात पर फार्म तड़प उठा। तुम ऐसे ही कह दो भाई कि तुमसे मेरा हुस्न देखा नहीं जाता बस। इसकी बात पर तालिम तंजी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या देख रहे हैं? नजर लगाएगा क्या? ऊपर से यूं खुद को गहरी नजर से ऊपर से नीचे तक
देखता पाकर पूछने लगा, तुम्हारा हुस्न ढूंढ रहा हूँ जो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। तंजी अंदाज में कहता वो कपड़ा पकड़कर डस्टिंग करने लगा। काम भी कर लेंगे, आप लोग कब से बातें किए जा रहे हैं। बस मार्बल के फर्श पे पोछा लगाते तलाल ने भी पल भर कर रुककर तंग कर इन दोनों से कहा, फिर अपना साफ का काम में मशगूल हो गया। घर के 13 बाथरूम किसने रगड़ रगड़ कर साफ किए हैं। हार्पिक की स्मेल मेरे कपड़ों से भी आने लगी है। अब तो जिस कदर दिलचस्पी से मैंने बाथरूम चमकाया तो अब भी काम मुझे कामचोर कह रहा है। तालिम भले की फसादी आंटी की तरह हाथ नचा नचा कर बोलता तलाल पर चढ़ दौड़ा। ये जो इस बड़े से कमरे मेंशन की रोशन दीवारें मजीद साफ नजर आ रही हैं, इनके पीछे क्या राज है। सारे कमरों, बाथरूमों, लाउंज, किचन और गेट जैसे आज की दीवारों से जाला किसने साफ किया। इस घर की हर दीवार चीख चीख कर कह रही है कि वाह क्या बात है फहाम की, और तुम कह रहे हो कि काम भी कर लिया करें। फहाम जाने वाला ब्रश फर्श पर फेंकता दोनों हाथ कमर पर टिका, इस पर बरस पड़ा। वो दोनों बेचारे तड़प ही तो उठे थे इस संगीन इल्जाम पर, जबकि तलाल बेचारा सदमे से फर्श पर गिरे जाले को देख रहा था। इसने अभी पोछा लगाकर फर्श साफ किया था तो फहाम ने ब्रश फेंक कर गंदा किया। इसने गर्दन मोड़ी तो सामने नजर आते मंजर पर इसकी आंखें फैल गईं। सामने फर्श पर हार्पिक की बोतल बड़ी शान से उल्टी पड़ी थी। इसकी सारी मेहनत पर हार्पिक फिर गया। भैया, इन दोनों की हरकतों पर वो बेबसी से चला उठा। लाउंज के दरवाजे में खड़ी आलिम नफी ने सर हिलाते अपने छोटे भाइयों को देखा। वो नमाज पढ़कर फारिग होती बेड पर आ बैठी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। हम अंदर आ सकते हैं। तलाल की आवाज़ पर वो चौंक उठी। आ जाए। इसकी इजाज़त मिलते ही तीनों भाई एक दूसरे के आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथों में मौजूद डब्बों को इसने हैरत भरी नज़र से देखा। यहाँ बेड पर रख दे। फार्म के पूछने पर वो सर हिलाते तीनों डब्बे बेड पर रख गए। आबरू ने इन तीनों को एक नज़र देखा जो एक दूसरे को देख रहे थे। ये सब वो इन चीज़ों के मुतालिक पूछने लगी। एक्चुअली मतलब हम तीनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तालिम की बात पर आबरू ने सर हिलाकर उन्हें बात जारी रखने की इजाज़त दी। आपकी उम्र क्या है। 23 साल। वो धीमे लहजे में बोलती नजर झुका के। अरे वाह, मतलब आप हम दोनों से छोटी और तलाल से बड़ी हैं। फार्म पर जोश होकर बोला तो वो सिर मुस्कुराने पर इत्तेफाक कर गई। लेकिन आप रिश्ते में हमसे बड़ी हैं। हम तीनों आपको भाभी नहीं बल्कि आप ही कहेंगे। जानती हैं क्यों। हमारी कोई बहन नहीं। हमें बचपन से बहुत शौक था बहन का, पर इस तलाल ने सारा काम खराब कर दिया। हाय काश ये पैदा न होता, इस लंगूर की जगह हमें कोई प्यारी सी बहन दे देता। तालिम आप भर कर रह गया। भैया, मैं आलम भैया को बताऊंगा आपने मुझे लंगूर बोला। तलाल के चीखने पर वो बौखला गई। लंगूर नहीं तो क्या हूर बोलूं तुझे। वैसे शक्ल तो तेरी वाकई लड़कियों से मिलती है, पर अफसोस तेरे चूजे जैसी शक्ल पर सिर्फ लंगूर ही फिट आता है। तालिम की बात पर तलाल सदमे से शीशे में नजर आता अपना अक्स देखने लगा। इसके चेहरे पर अभी ठीक तरह दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों भाई से लड़की कहकर छेड़ते थे। इनकी बातों ने आबरू को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले तालिम बात मुकम्मल करते फार्म इसकी बात काट गया। तू रहने दे, मैं बताता हूँ। बात कुछ जो है कि हमें बहुत शौक था हमारी भी कोई प्यारी सी बहन होती। हम अपने हाथों से इसकी शॉपिंग करते, इसके छोटे छोटे काम करते और ढेर सारी बातें करते। मामा के बाद आप हमारे घर में आने वाली पहली लड़की हैं। बड़ी भाभी माँ जैसी होती, लेकिन हमें आपके लिए ये अल्फाज सही नहीं लग रहा। आपको भाभी नहीं अपनी बहन समझना चाहते हैं। भाभी सब अच्छी नहीं होती, लेकिन बहनें सब बहुत अच्छी होती हैं, भाइयों पर जानवारी करती हैं, इसलिए हम आपको बहन बनाना चाहते हैं। क्या हम आपको आप ही कह सकते हैं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। वो मुस्कुराकर बोली तो तलाल छलांग लगाकर बेड पर चढ़ गया। आप ही जहाँ आए कुछ दिखाना है आपको। तलाल के कहने पर आबरू बेड पर बैठी तो तलाल एक एक करके तीनों डब्बे खोलने लगा। सबसे पहले डब्बे में सुर्ख और सुनहरी रंग के इम्तजाज का एक बहुत खूबसूरत जोड़ा था। दूसरे डब्बे में सुर्ख आंचल और सुनहरी जूता, जबकि तीसरे डब्बे में मेहंदी कांच की चूड़ी और एक मखमली सुर्ख डब्बा था। फार्म ने हाथ बढ़ाकर वो डब्बा खोला तो इसके अंदर एक भारी सेट था। ये हमारी मामा का जेवर है। हम इनकी हर चीज़ से बहुत मोहब्बत है। आप अपने निगाह पर अगर ये सब पहनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम बहुत मोहब्बत से ये सब लेकर आए हैं। मैं ये सब ज़रूर पहनूंगी। वो मुस्कुराती हुई बोली तो तीनों भाइयों के चेहरे खुल उठे। हम चलते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इसी वक्त कह दीजिएगा, ठीक है ना। फार्म की बात पर वो सर हिला गई तो वो तीनों कमरे से निकल गए। वो फूलों वाली शॉप पर खड़ा फूल पैक करवा रहा था जब इसकी नज़र अचानक अपने पहलू में पड़े। अरे आप यहाँ कैसी हैं आप। अनाया जो अपने फूल पैक होने का इंतजार कर रही थी, जानी पहचानी आवाज़ पर गर्दन मोड़कर देखने लगी। सॉरी, आपको मैंने पहचाना नहीं। इसकी बात पर फार्म होनक बनकर इसे देखने लगा। अरे मैं इस दिन आपको और आपके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया था, भूल गई आप। आपको गलत फहमी हुई है कोई। एक्सक्यूज़ मी। वो दो टोक अल्फाज में कहती अपना पार्सल पकड़कर वहाँ से निकलती चली गई। ये क्या था। फार्म दी ग्रेड को इतनी सी लड़की चूना लगाकर चली गई। फार्म की हैरत और बेयकीनी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। चल बेटा निकल ले यहाँ से, कोई इज्जत ही नहीं है तेरी। वो खुद से कहता अपना पार्सल पकड़ने लगा। वैसे इस मासूम चुड़ैल ने ऐसा किया क्यों। इसके जहन में ये सवाल अटक कर रह गया। इसने गर्दन मोड़कर सड़क की जानिब देखा जहाँ वो रिक्शे में बैठकर इसकी आंखों से ओझल होती हुई चली गई। वो इस मखसूस पत्थर पर बैठी थी। इसके हाथ तेजी से पेपर पर चल रहे थे। एक हाथ में पेन पकड़े वो तेजी से पेपर पर घसीटती, दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर आई हमारा लड़की कान के पीछे डसती। वो पूरी तरह अपने काम में मगन थी। कितना हुआ। वह एकदम बोला तो अपने काम में पूरी तरह मगन निहाल चीख उठी। इसके चीखने पर इसके हाथ से पेन छूटकर नीचे ज़मीन पर जा गिरा। इसे अपने सामने देखकर वो अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखती खुद को नॉर्मल करने लगी। नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा तो वह हैरत से देख रहा था। तुम चीखी क्यों। आपने डरा दिया मुझे। क्यों, मेरी शक्ल गुरीले से मिलती है क्या, या मेरे पैर उल्टे हैं, या मेरे जिस्म के ऊपर जिनकी शक्ल लगी जो तुम मुझसे डर गई। वो तंजिया बोला तो वो खामोखा शर्मिंदा होकर रह गई। नहीं, वो आपने एकदम आवाज़ दी तो मैं डर गई।
तो तुम्हारे कहने का मतलब था मेरी आवाज़ इस कदर खौफनाक है तुम्हारी चीख निकल गई। इतनी सी बात को वो कहाँ से खान ले गया था। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। वो बेचारगी से बोली तो तालिम को इस पर तरस आ गया। अच्छा दिखाओ कितना लिखा है। इसके कहने पर वो अपनी जान खलासी होने पर शुक्र करती हाथ में पकड़ी पेपर्स किसके आगे कर गई। अरे वाह, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत खूबसूरत है, क्या सच में आपको पसंद आई। वो पुरजोश होती सवाल करने लगी तो तालिम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। हाँ सच में। इसकी बेताबी पर वो मुस्कुराया। मुझे बहुत शौक है पढ़ने लिखने का। इसके लहजे से भी साफ पता चल रहा था। पर पढ़ती क्यों नहीं आगे? तो मैं आगे दाखिला लेना चाहिए। जिस घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, वो लिखाई पढ़ाई की अखराजात कैसे पूरे करे? तुम पढ़ना चाहती हो ना? सच में? जी मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होता है? जब हालात साथ ना दें तो दिल को मानना पड़ता है। इसके लहजे में महसूस की जाने वाली बेबसी थी। और अगर हालात साथ देने लगे तो? अगर ऐसा हो जाएगा कौन काफिर पीछे हटेगा? किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तुम्हें? इंग्लिश। इसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। ओके, मैं कल तो नहीं आ सकूँगा, परसों आते हैं, इंग्लिश की तुम बुक्स ले आऊँगा BS की। तुम जब दाखिले खुलेंगे तो तुम्हारा दाखिला भी करवा दूँगा। अभी चलता हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है तो घर पर काम है बहुत। ये बैग रख लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे कहता खुद से वहाँ चला गया इस हैरत में डाल के। क्या मैं सच में पढ़ सकूँगी? वो खुद से सवाल करती बेयकीन सी थी। करीम मेंशन में रात की इस पर अपने रौनक अपने अरूज पर थी। रमज़ान के महीने के एहतराम में आलम ने इन्हें ढोलकी रखने से सख्ती से मना कर गया था, जिस पर इन्हें कहना था कि ढोलकी नहीं बजा सकते, मैंने तो लगा सकते हैं ना। आलम ने इनकार नहीं किया था क्योंकि वो चाहता था कि इसके भाइयों के दिल में कोई अरमान न रहना जाए इसकी शादी को लेकर, वो अपने तमाम शौक पूरे कर लें। वो तीनों भाई लकड़ी का झूला फूलों से सजा रहे थे जहाँ बैठकर आलिम और आबरू की रस्म होनी थी। आलिम को कमरे से निकलते देखकर फाम ने आंखों में आलिम को इशारा किया। ओ शट यार, इतना अहम काम किस तरह भूल गए? तालिम की बात बुलंद आवाज़ पर जहाँ आलिम इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ, वहीं बाकी दोनों भी अपना काम छोड़कर इसे देखने लगे। क्या हुआ? आप कौन सा काम भूल गए थे तुम? सब कुछ तो हो चुका है। फाम लापरवाही से कहता, फिर से सजावट मसरूफ हो गए। बता भी दें भैया, क्या भूल गए आप? अबरू आपी का मेहंदी वाला ड्रेस भूल गया। वो सर खुजाकर बोलता तलाल और फाम को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया। क्या तुम अबरू आपी का ड्रेस भूल गए? वो भी मेहंदी वाला, यानी जो उन्होंने 1 घंटे के बाद पहनने वाला ड्रेस भूल गए तुम? फाम की चीखने पर वो सब हड़बड़ा गए। अबरू आपी कौन सा ड्रेस पहनेंगे आप भैया? कितने शौक से सब कुछ सोचा था हमने, अब क्या होगा? सब खराब हो गया भैया। तलाल दुख से बोला तो तालिम शर्मिंदा होकर रह गया। क्या हो गया यार? अगर नहीं आया तो अब जाकर ले आओ, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आलिम तहम्मुल से बोला तो तीनों से देख कर रह गए। परेशान होने वाली बात है भैया, अभी हमारा सजावट वाला इतना ज़्यादा काम पड़ा है, कैसे मैनेज होगा सब? भैया हम किसी और को बोल देते हैं बुलाने के लिए। कौन ला कर देगा? अच्छा परेशान मत हो तुम लोग, मैं लेकर आता हूँ जाकर। क्या सच्ची भैया? इन तीनों के चेहरों पर 440 वॉलेट के बल्ब रोशन हो चुके थे। हाँ मैं ले आता हूँ अभी जाकर। आलिम इन तीनों से कहता टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी पकड़ता बाहर की तरफ बढ़ गया। भैया साथ ज्वेलरी भी लेकर आएगा मैचिंग वाली। तलाल तेज से पीछे गया तो आलिम ने सारे हिला दिया। आलिम जैसे ही लाउन से निकला, तीनों खुशी से नाचते जनाते कह के लगाने लगे। देखा फार्म दी ग्रेड का प्लान। हाय दूल्हे मियाँ अपनी पसंद से अपनी होने वाली दुल्हन का जोड़ा खरीदेंगे। अब कितना रोमांटिक लग रहा है ये सुनने में ही। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल वाली बात की। फार्म आजा मेरा भाई, एक झपटी और एक पप्पी तो बनती है ना? तालिम खुशी से कहता इस पर झपटा तो फार्म चीखने लगा। पीछे हट बेशर्म इंसान क्यों मेरे खतरे में डाल रहा है? वो चीखता हुआ इसे पीछे धकेल रहा था। हाँ फार्म भैया। इसकी हालत देखकर तलाल जोर जोर से हंसने लगा। रुक जरा तुझे बताता हूँ। फार्म तालिम को पीछे करता तलाल पर झपटा तो अब चीखने की बारी तलाल की थी। कुछ देर बाद वो तीनों जमीन पर लेटे पागलों की तरह हंस रहे थे। वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। मस्टर्ड पैरों को छूता फ्राक जिसके आस्तीनें दबे के काम से भरी हुई थी, पेटी पर एक लाइन में बटन्स लगे थे, जबकि बाकी फ्राक सादा था। वो दोनों हाथों में गजरे पहने रखे थे, कानों में भी ताज़ा गुलाब और पोती के फूलों से बनी बालियाँ पहन रखी थी। काली जुल्फों को चोटी में बांधकर सर पर दुपट्टा जमाए हर तरह के श्रृंगार से पाक वो सादगी की हसीन मूरत लग रही थी। वो नम नज़रों से अपने आँख को देख रही थी, जिसे अपने माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। आप ही कमरे का दरवाज़ा ना खो तो वो चौंकर होश में आ जाए। इसकी इजाज़त पर दरवाज़ा खोला और तीनों भाई अंदर दाखिल हुए। माशाल्लाह आप ही बहुत हसीन लग रही हैं आप। तलाल से देखते ही बोला तो धीरे से मुस्कुरा दिया। आलिम भैया की पसंद के जोड़े में धमक रही हैं। फाम की बात और पलके झुका गई। तुम लोग क्या तंग करे मेरी इतनी प्यारी बहन को? पीछे हटो, नज़र लगाओगे क्या? तालिम इन दोनों से कहता आगे बढ़ा। चले आप ही बाहर चलते हैं। आप कुछ नेबर्स को इन्वाइट किया था हमने, वो आ चुके हैं। भैया भी तैयार बैठे हैं, आप बस आपका इंतजार है। तालिम की बात पर सर हिलाती उठ खड़ी हुई। आप ही हम आपके देवर नहीं बल्कि भाई, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, कोई भी मसला आप बस एक दफ़ा हमें पुकार लीजिएगा, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तालिम की बातों पर नाम आंखों में समेत मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ। मुस्कुराती हुए पास खड़े तलाल के पास घेर गई। चलें आप। फाम के मुस्तफसर करने पर वो सर हिलाती धीरे से कदम उठाती इनकी पैरवी में कमरे से बाहर निकल गई। झूले पर बैठे आलिम की नज़र जैसे ही अपने तीनों भाइयों के हमरा आती ससीना पर पड़ी, वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा होता टिकटी बांधे इसे देखने लगा। अभी निकाह नहीं हुआ भैया, इसलिए हमारी बहन पर से अपनी नज़रें हटा लें वरना हमारी बरादराना खैरत जाग जाएगी। फाम की बात पर आलिम ने इसे भरपूर गोरी से नवाजा। आज के दिन भी अपनी गर्दन मेरे हाथों में देखना चाहते हो क्या? आलिम की संजीदा आवाज़ में कही बात पर वो खसिया कर रह गया। मजाक कर रहे थे भैया? वो खसियानी हंसी हंस दिया। तलाल का हाथ पकड़े वो धीरे से कदमों से चलती आलिम के पहलू में जा खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। उसने आलिम की संजीदा मगर पुरअसर आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा। इसने बोलने की कोशिश की पर ज़बान इनकारी हो गई। वो महज सर हिलाकर रह गई।
आलिम के कहने पर वो फूलों से सजे झूले पर बैठी तो आलिम भी इसके पहलू में अटक गया। चले मैया, सबसे पहले आप रस्म करें और आप ही को उपटन लगाएं। शुरुआत आप करें क्योंकि आपका हक सबसे पहले है। तालिम दाऊद ने गुस्सा बोला तो आलिम से घूर कर रह गई। ये लें भैया, जल्दी करें आप, फिर हमें रस्म करनी है। तलान उपटन वाला बाउल आलिम के सामने रखता पुरजोश होकर बोला। आलिम ने बोल में पड़ी छोटी सी स्टिक को वहीं छोड़ते अपनी 2 उंगलियों के पूरों पर उपटन समेटी और अपने हाथ धीरे से आबरू की गाल की तरफ बढ़ाया। इसका मजबूत मर्दाना हाथ आबरू की गाल से टकराया तो वो लहर उठी। आर्जों पर शफक फूट पड़ी। वो अपनी उंगलियां धीरे से इसके गालों से मिस करता इसके सुर्ख पड़ते गालों और लर्जती पलकों को देखने लगा। वो तीनों भाई इन्हें देखकर हुटिंग करने लगे तो आबरू अपना झुका, सर मजीद झुका गए। चले अभी, अब आपकी बारी। मामा मैं कैसे? वो बुलाकर इन्हें देखने लगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भैया ने आपको लगाया। और कैसे? तालाम शरारत भरी आवाज़ में बोला तो बेचारी से उन्हें देखने लगी। कम ऑन ऑपी। तलाल के कहने पर इसने हिम्मत करके बॉल में पड़ी स्टिक को पकड़ना चाहा तो फार्म फिरती से हाथ बढ़ाता वो स्टिक पकड़ गया। चीटिंग नहीं करनी भैया। आप ही भैया ने अपने हाथ के इस्तेमाल किए तो आपको भी इसी रोल को फॉलो करना पड़ेगा। फार्म की बात पर वो बेचारगी से तलाल की तरफ देखने लगी तो वो कंधे उचका गया। आबरू ने होठों से पर जबान फेर कर अपने लब तर करने को उंगली पूर थोड़ी सी उपटन ली और अपना हाथ आलिम की तरफ बढ़ा गई। वो अपना हाथ इसके गाल के पास ले जाने की बजाय इसके हाथ की तरफ बढ़ा गई और अपनी उंगली की पूर पर लगे अपटन आलिम के मजबूत हाथ की पुष्ट पर लगा गई। वो इसके हाथ की कपकपाहट सफा महसूस कर सकता था कि चीटिंग थी। फार्म ने एहतजाजन चीखा तो आबरू इसे घूरने लगी जिस पर आलिम की मौजूदगी में ठीक से घूर भी ना सकी। इन दोनों की रस्म कर लेने के बाद वो तीनों भाई बारी बारी दोनों को उपटन लगाने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों के साथ हाथ और मुंह उपटन से पीले कर चुके थे। शरारतों के साथ साथ वो तीनों भाई हाथ में मोबाइल पकड़े हर लम्हे को मुकम्मले की आंखों में मसरूफ थे। फैमिली फोटो टाइम। तालिम ने कहते ही सेल्फी स्टैंड में अपना मोबाइल सेट किया और इस पर टाइमर लगा करते इसे इन सबके पास आ गया। फ़ाहम और तलाल आबरू और आलिम के दाएं बाएं आकर बैठे तो इन दोनों के दरमियान कम होता फासला आबरू की धड़कनें बढ़ा गया। तालिम झूले के पीछे खड़ा होता आबरू और आलिम के कंधे पर अपना हाथ रख गया। सब बोलो चीज़। फार्म कहने पर वो सब चीज़ बोलते तो कैमरे की आंख ने इन सब के मुस्कुराते चेहरे कैद कर लिए। मेरे शूज़ कहाँ हैं? तलाल परेशान सा पूरा कमरा छाना था और मेरी टाई भी नहीं मिल रही। फार्म ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज खोलकर चेक कर रहा था। तुम लोगों को बोला भी था कि अपनी अपनी हर चीज़ पूरी करके एक जगह रखो, पर तुम लोग कभी मेरी सुनो तभी ना। तालिम आलिम अलमारी के पास जाता बोला तो फार्म और तलाल इसे घूर कर रह गए जो अलमारी में मुंह दिए खड़ा था। क्या हुआ भैया? जब अगले 5 मिनट में भी पीछे ना हटा तो तलाल ने इसे आवाज़ देकर पूछा। यार तलाल, मेरे स्टर्स नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं क्या? तालिम के सवाल पर दोनों भाइयों ने नज़रों का तबादला किया। अपनी पूरी चीज़ें पूरी करके एक जगह रखनी थी ना, पर तुम कभी अपनी ज़बान को कायम हो तभी ना। फार्म इसकी बात पर इसके मुंह पर दे मारी तो तलाल के कहके पर वो इन दोनों को घूर कर रह गया। आबरू को तैयार करने ब्यूटिशियन आ चुकी थी। वो भी अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, इसकी इजाज़त मिलती दरवाज़ा खुला और तीनों भाई अंदर दाखिल हुए। आज दिन दिहाड़े दरवाज़ा नॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि अब हमें आदत डालनी है ना। भाभी की मौजूदगी में तो यूँ धड़के से हम कमरे में दाखिल नहीं हो सकते ना। अब तलाल की बात पर आलिम ने गौर से इन तीनों के चेहरे देखा। यहाँ आओ। आलिम की बात पर तीनों आगे बढ़े तो आलिम इन तीनों को अपनी सीने में भेज लिया। तुम लोग मेरे भाई नहीं बल्कि औलाद हो मेरी। माँ और बाप दोनों बनकर पाला है तुम तीनों को। तुम तीनों की अहमियत मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ से बढ़कर है। ये कभी मत सोचना कि तुम लोगों के लिए मेरा प्यार बढ़ जाएगा। तुमने सबने अहम और प्यारा कोई भी नहीं है। जान बसती है तुम तीनों मेरी। शादी भी तुम लोगों की खुशी खातिर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों से जितना प्यार मर्जी कर लूँ, पर एक माँ या बहन की जगह तो नहीं ले सकता ना। कभी बदगुमान मत होना अपने भैया से, ना ही कभी कोई बात करते हुए झिझकना। ये मत समझना शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम लोगों की अहमियत कम हो जाएगी। ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता। वो मोहब्बत भरी नज़रों से अपने छोटे भाइयों को समझा रहा था। तालिम और फार्म नम आंखों से मुस्कुरा दी जबकि तलाल बाकायदा छोटे बच्चों की तरह रो दिया। अरे छोटे बच्चे हो क्या? इतने बड़े होकर रो रहे हो यार? किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? आलिम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर इसकी आंखें साफ करते प्यार भरी डांट पिलाकर बोला तो तलाल के सीने से लग गया। आई लव यू भैया, आप दुनिया के बेस्ट भैया। आलिम मुस्कुराते हुए इसके बाल बिखेर गया। पीछे हट जा लंगूर, भैया को तैयार होने दे, अब वक्त कम रह गया है। फार्म तलाल को आलिम से खींचकर अलग करते अपने साथ लगा गए। भैया, इसके फिर से लंगूर कहने पर तलाल चीख उठा। कुछ देर में आलिम इनके सामने तैयार खड़ा था। सफ़ेद कुड़कते हुए शलवार कमीज़ पर कंधों पर काली चादर फैलाए, पैरों में काली पेशावरी चप्पल पहने वाकई इनके शहजादा भाई लग रहा था। इसे देखते ही वो तीनों माशाल्लाह कह गए। तभी आलिम का मोबाइल बज उठा तो वो कॉल सुनने लगा। फार्म जाओ, गेट पर मेरे गेस्ट आए हैं, उन्हें रिसीव करो जाकर और इज्जत से अंदर लेकर आओ। आलिम की बात हुक्म पर फार्म जी भैया कहता बाहर की तरफ चल दिया। जैसे इसने गेट खोला सामने खड़े वजूद को देखते इसकी 14 तबक रोशन हो गए। तुम झूठी औरत यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो? इसे सामने देखते ही वो चीख हुई तो उठा था जो काले पैरों तक जाते फिराक के साथ जुल्फे खुली छोड़े अपनी मनमोहनी सूरत के साथ इसके सामने खड़ी थी। अनाया इसके यूं चीखने पर भूख ला गई। इसे अपनी माँ पर चीखते देखकर हमीन का लब फाड़कर रोना शुरू हो गया। इस दिन वाले प्यारे से बच्चे पर नजर पड़ती फार्म का दिल ललचाया तो वो बगैर सोचे समझे झुककर इसे अपनी गोद में उठा गया जिस पर हमीन और भी ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मेरा बेटा दे मुझे। वो अपने हाथ फार्म की तरफ बढ़ा गई पर वो इसे इग्नोर किए हमीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। चुप करो प्यारे बेबी, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। फार्म इसे पुचकारते हुए बोला पर तब इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो बच्चा एकदम रोना धोना भूल कर टकर टकर इसका चेहरा देखने लगा। कितना नदीदा बच्चा है तुम्हारा, देखो कैसे चॉकलेट के नाम पर एकदम चुप हो गया। पर कुछ भी कहो तुम्हारा बेटा है, बल्कि बहुत प्यारा, बल्कि कहीं से भी तुम्हारा बच्चा नहीं लगता। सच बताओ बच्चा चोर तो नहीं है कहीं हो तुम? ऐसा नहीं किसी का बच्चा चोरी करके तुम अपनी प्रॉपर्टी समझ कर बैठ गई इसे।
वैसे मशकूक नज़रों से देखता बोला तो अनाया चकरा उठी इसके इल्ज़ामात पर। आप प्लीज़ मेरा बेटा वापस करें, मुझे आपकी कोई फजूल गोई नहीं सुननी। वो तड़क कर कहता इसके हाथ से हमीन को पुछन गई तो इसकी हिम्मत पर फाहम इसे देख कर रह गया। पीछे हटे, मुझे आलिम सर के पास अंदर जाना है। इसकी बात पर फार्म चौकर इसे देखने लगा। आलिम भैया इसे कैसे जानते हैं? ये सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगा, जिसका जवाब सिर्फ आलिम ही दे सकता था। वो सर झटक कर खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गया। भैया आप भी, एक लड़की आई थी अंदर, कौन थी और अब कहाँ है? मेरी सेक्रेटरी है अनाया, इसको मैंने इनवाइट किया था और अब आबरू के कमरे में भेज दिया इसको। मैंने सोचा आबरू को कंपनी मिल जाएगी, इस वक्त इसे ज़रूरत होगी किसी हमराज की। आलिम की बात पर वो सर हिलाकर रह गए और फिर देखते ही देखते निकाह का वक्त भी आन पहुंचा। निकाह में इन चारों भाइयों और आबरू के अलावा सिर्फ अनाया और आलिम के 3 दोस्त थे। निकाह ख्वान के आते ही आलिम और फाहम और तालिम को आबरू के कमरे की तरफ भेजा ताकि इसे बाहर ले आएं। निकाह का इंतजाम घर की सदर लॉन में किया गया था। कुछ पल के बाद वो सितारे फार्म और अनाया की हमरा वहाँ आती दिखाई दी तो इसके एहतराम में बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। लाल जोड़े में सजी संवरी वो अपने हसीन मुखड़े को इस वक्त लंबे से घूंघट में छिपाई हुई थी। वो आकर जाली के दूसरे पार बैठी तो आलम भी अपनी जगह बैठ गया। फिर कुछ ही देर में वो 2 अजनबी लोग निकाह जैसे पाक और अटूट रिश्ते में बन चुके थे। वो लरजती कांपती बेयकीनी से अपने दोनों हाथ मसल रही थी। खाना खाने और फिर तस्वीरें बनाने के बाद तलाल और अनाया इस आलम के कमरे में छोड़कर जा चुके थे। इसकी ज़िंदगी में एकदम इतना बड़ा बदलाव आया था कि वो खुद हैरान थी। इसका दिल बेतहाशा घबराने लगा तो चेहरे के आगे पड़ा घूंघट उलट आ गई। ठीक इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो बुखलाती हुई घूंघट वापस चेहरे पर गिरा गई। आलम अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके फिर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ाने लगा। इस करीब बैठ कर आकर बैठा तो आबरू बेसाख्ता खुद में सिमटने लगी। अस्सलाम वालेकुम, इसने भारी लहजे में सलाम के तो मुंह में ही जवाब देती मैं ऐसा हिला गई। कैसी हैं आप? वो हाल पूछने के साथ ही अपने हाथ से इसके चेहरे की तरफ बढ़ाता घूंघट उलट गया। माशाल्लाह, इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आलिम के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए थे। वो धीरे से इसके लरजते कांपते हाथों को अपने मजबूत भारी हाथों की गिरफ्त में कैद कर गया। इसके हाथों को अपने हाथों में कैद किया। वो इसके चेहरे पर झुकता इसकी सभी पेशानी पर अपने तपते हुए लब रख गया। आबरू लरज उठी। ना निकाह बहुत मुबारक हो मिसेज आलिम। इसकी पेशानी पर अकीदत के फूल खिलाने के बाद वो इसके कान के करीब झुकता खूबसूरत अल्फाज में खूबसूरत इज़हार से नवाज गया। आप मुझे मुबारक नहीं देंगी? वो इसके हाथों को अपने हाथों से सहलाता इसकी झुकी पलकों को देखते हुए पूछने लगा तो महज एक पल के लिए पलकों की बाढ़ उठाकर इसकी आंखों में झांकने लगी। आपको भी निकाह मुबारक, धीरे से बोलते हुए फिर से अपना सर झुका गई। मैं जानता हूँ आबरू, ये सब बहुत जल्दी हुआ और आपके लिए ये सब कबूल करना इतना आसान नहीं, पर आप हर बात दिलो दिमाग से निकाल कर सिर्फ इतना याद रखें, खुदा ने आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे आपके जिस्म जान का साथी बनाया है। मेरे लिए आपकी इज़्ज़त, आपकी राय सबसे मुकद्दम है। आपको अपने शोर से डरने या खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझसे है डरेंगी तो मुझे खुद पर अफसोस होगा। आपको इस रिश्ते को समझने और आगे बढ़ाने के लिए जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं, पर इसके लिए आपको मेरे करीब ही रहना होगा, मुझ पर यकीन करना होगा। समझ रही हैं ना आप? आलिम के अल्फाज पर इसका नर्म लहजा आबरू पर एक सैर तारी कर गए थे, जिसके ज़ेर असर उस बात में सारे लागे तो आलिम अपने हाथों में दबे इसके नाजुक हाथों पर झुककर अपने होंठों को लम्स छोड़ता बेड से उठ खड़ा हुआ। चेंज करके इजी हो जाए, थक गई होंगी आप। वो बेड के करीब खड़ा होता अपना हाथ बढ़ा गया तो वो अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत हाथ में देकर बेड से उतर आई। आलम ने अलमारी खोलते हुए एक जोड़ा निकालकर इसके हाथों में पकड़ा, जिस पर थाम कर वो बाथरूम की जानिब बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद वापस आई तो कमरे में अंधेरा छाया था, सिर्फ नाइट बल्ब की मदम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। आलम चेंज कर चुका था और बेड पर दराज था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने इस समय देखा जहाँ वो गुलाबी रंग के नाइट सूट में खड़ी एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। इसने हाथ के इशारे से इसे पास बुलाया तो वो झिझकती हुई बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। लेट जाएं, काफ़ी वक्त हो चुका है, अब हमें सोना चाहिए। आलिम की बात पर वो जोर शोर से सर हिलाती किनारे पर लेट गई, पर दिल की धड़कन तो तब रुकी जब उसे बाजू से पकड़ खींचता अपना सीने पर गिरा गया। आपकी जगह यहाँ, इसी को अपना मस्कन समझे। मैं इसका सर अपने सीने पर रखता, इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाई से अपने साथ लगाते इस कान में सरकोशी कर गए तो वो इसकी शर्ट को दोनों हाथों में दबोई थी, सख्ती से आंखें मीच गई। इसके हालत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराता खुद भी सुकून से आंखें मूंद गया। इसे नींद ही में किसी गहरी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने चेहरे पर महसूस हो तो वो कसमसा कर धीरे से आंखें खोल गई। इसकी आंखें सीधे इसकी गहरी आंखों से जा टकराई जो इस पर झुकाए से तकने में मसरूफ था। इसकी नज़रों की लपक महसूस करके आबरू झिझक सी गई। एक ही रात में वो इंसान इसके वजूद के साथ साथ इसकी आती जाती सांस पर भी दस्तरस पा गया था। पापा पीछे हटें प्लीज़। वो इसके सीने पर अपना लरजता हुआ हाथ जमाकर इसके पीछे करने की कोशिश करती हुई बोली तो आलिम इसका लरजता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम गया और अगर पीछे ना हटूँ तो इसकी शरारत से पूछने पर आबरू ने हैरत से नज़रें उठाकर इसे देखा। आलम जैसे संजीदा इंसान वो किसी किस्म की शरारत की तवक्को नहीं कर सकती थी। सहरी का वक्त हो गया है तो आपको अपने नए नवेले शोहर के लिए सहरी बनानी है क्या? पर मैं तो ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। मेरी नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक ताज़ा है, इसे खाना बनवाऊं। आलम भारी आवाज़ में कहता इसके हनाई हाथ को अब हाथ थाम कर अपने नाक के करीब ले जाकर गहरी सांस भरने लगा। वो मेहंदी की महक को अपने सांसों में उतारने लगा। आलम प्लीज़। वो सांस लेने में हाल होती बेसाख्ता इस नाम से पुकार गई। आलम इसकी पेशानी पर बिखरे बाल हटाकर इसकी पेशानी पर झुकता वहाँ अपने लब रख गया। इसके पाक लम्ब से मैं सुकून महसूस करते आबरू आंखें मूंद गई। एक बात हमेशा याद रखिएगा आबरू, वो आबरू का हाथ आपको अपनी इज्जत बनाया, मैंने पूरे दिलो जान से अपना बनाया और आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ आप समझ रही हैं ना।
चले उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर बाहर निकलते हैं। वो निकम्मे सहरी बना चुके होंगे। वैसे कहता उठा कर तो वो भी दुपट्टा गले में डालती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जहे नसीब इन दोनों को साथ आते देखकर फार्म चहक उठा। इसकी बात पर वो अब चीप उठी तो आलम घूर कर रह गया, जिसका आज फार्म ने कोई खास असर नहीं लिया। वेलकम आप ही इसे देखकर तीनों इकट्ठे बोले तो वो अबरू मुस्कुराकर सर हिला गई। आलम ने बोले अबरू के लिए चेयर निकाली, फिर इसके बैठने के बाद खुद बैठ गया। आज बड़ी इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई है। आज अबरू आपी की एज अ मिसेज आलम पहली सहरी, इसलिए हमने खास एहतमाम करने की कोशिश की है। तलाल ने पुरजोश होकर बताया तो अबरू इनकी मोहब्बतों पर मुस्कुरा कर रह गई। आलम ने अबरू की प्लेट में चिकन चने डाले तो वो पूरी के साथ खाने लगी। तो फिर बताइए आप ही कैसे लगा आपको? बहुत अच्छे बने हैं, बहुत यमी। वो मुस्कुरा कर बोली, से वाकई बहुत मज़ा आ रहा था खाने का, लग ही नहीं रहा था लड़कों ने ही सब बनाया। अरे आप ही, मैं यहाँ खाने के मतलब नहीं बल्कि आलम भैया के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको आलम भैया कैसे लगे? आलम ने जल्दी से पानी गिलास इसके मुंह से लगाया और साथ ही साथ फार्म को भी घूरा भरपूर घूरी से नवाजा। वो नॉर्मल हुई तो कंफ्यूज होकर सबको देखने लगी। अच्छे हैं, धीमी सी आवाज़ में बोलकर वो अपनी प्लेट पर झुक गई। है इतना बड़ा जुल्म, खाना तो बहुत अच्छा था और भैया सिर्फ अच्छे हैं, इतना खुल्लम खुल्ला साथ क्यों भाई? तालिब ने भरपूर ड्रामाई अंदाज में पूछा था। चुपचाप सैरी करो, खबरदार अगर मुझे किसी की आवाज़ आई तो। आलिम की सजीदा तंबी पर वो सब मुंह बसूल कर अपनी अपनी प्लेट पर झुक गए। वो अपने मखसूस पत्थर पर बैठी नोट्स बना रही थी जब वो इसके सामने आ बैठा। कैसी हो? इसके सवाल पर निहाल ने ज़रा सा सर उठाकर इसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी हूँ, इसके मुस्कुराकर इसे झुकाती फिर से नोट पर हाथ चलाने लगी। इसके कॉन्फिडेंस भरे जवाब पर उसे देख कर रह गया। ये लो। इसके बाद पर निहाल ने सर उठाकर देखा तो एक बैग इसकी तरफ बढ़ा रहा था। पकड़ लो, यकीन करो इसमें खुद का बम मौजूद नहीं जो तुम्हें राख कर देगा। इसकी बात पर निहाल की इफ्तिदा होती इसके हाथ से बैग थाम गई। अब खोल के भी देखो यार, सिर्फ पकड़ कर घूरने को नहीं बोला मैंने। तालिब ने इसे यूं ही बैग पकड़े देखकर बोला तो वो ना समझी से इसे देखकर सर हिलाती बैग खोलने लगी। बैग के अंदर नजर पड़ती इसकी आंखें चमक उठी। ये किसकी है? ये तुम्हारी है। उसके चमकते हुए चेहरे पर नजर डालकर बोला तो वो बेजगनी से देखने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। समझ नहीं आ रहा सामने बैठे इंसान का शुक्रिया किस तरह अदा करे। इसे किताबों से इश्क था और इसका इश्क इसकी दस्तरस हमेशा दूर रहा था क्योंकि इसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। आपको पता है मैं हमेशा से इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती कोई तेजी से इसकी बात काट गया। निहाल आप ही जल्दी चलो, आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। 10-12 साल का कोई बच्चा था। इसकी बात पर निहाल घबरा कर अपनी जगह से उठी और सब चीज़ समेटने लगी। चलो मैं साथ चलता हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तालिब ने बाइक पर बैठते इसे पीछे इशारा किया तो वो परेशानी में सर हिलाती से फासले पर बैठ गई। वो लोग निहाल के घर पहुँचे तो काफ़ी लोग इसके घर के दरवाजे के आगे जमा थे। अम्मी अम्मी वो आवाज़ें लगाती अंदर की तरफ बढ़ी, पर सामने नजर आता मंजर इसको साकित कर गया। छोटे सैन के दरमियान में इसकी माँ का चरपाई पड़ी थी जिस पर इसकी माँ का बेवजान वजूद पड़ा था। अरे कहाँ थी ये बेहया लड़की? शक्ल से कैसी मासूम दिखती और कैसे जवान जहान लड़की साथ फरार थी। माँ बिस्तर पर पड़ती और बेटी आशी के साथ रंगोलियाँ मना रही थी। अरे माँ को मार दिया इसने अपनी आवारा आदत की वजह से। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा सदमे वाली बात है इसकी माँ इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। अम्मी जी कर मेरी माँ को मुकारती होशो हिफाज से बेगाना हो गई। और आज आलम के ऑफिस आया हुआ था। आते ही इसने ऑफिस वर्कर्स को घुमाकर रख दिए। इसे जिस इंसान की तलाश थी वो अब तक नहीं आया था, इसलिए बाकी सबकी शामत आई हुई थी। अभी वो मैनेजर को दिमाग खपा रहा था जब तालिम की कॉल आई। हाँ बोल, किसको कॉल है? ऐनक वाले जिन को। क्या नाम था इसका? हाँ याद आ गया, जगूटा जिन। तालिम की फजूल बकवास पर फार्म ने खा जाने वाली नजर से मोबाइल को देखा। जल्दी बकवास कर, क्या काम पड़ गया तुझे? इसके लिए तूने बादशाह सलामत को याद किया है? बादशाह सलामत कहना यह था कि आते हुए टमाटर और हरा धनिया लेती हुई आएगी और अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो तो मेरी बात कान खोल सुन ले। आज बाथरूम साफ करने की आपकी बारी है, इसलिए वक्त पर घर तशरीफ़ ले आएगा। तालिम ने नहायत सुकून से फार्म को भी सुकून किया था। मुंह धो रखो, मैं नहीं करूँगा बाथरूम साफ, अब तलाल की बारी है। तुम लोग हर दफ़ा बेईमानी कर जाते हो मेरे साथ। वो तड़प ही तो उठा था बेचारा, जबकि मैनेजर मुंह खोले अपने बॉस की बातें सुन रहा था। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए, मेरा हसीन मुखड़ा क्या देख रहे हैं? फार्म की तंजिया बात पर वो हड़बड़ाकर ऑफिस से निकला, जबकि फार्म अपने दिमाग में इन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगा जो उसे घर वापसी पर लेकर जानी थी। मुंह धो रखो, मैं नहीं करूँगा बाथरूम साफ। कोई इज्जत ही नहीं है फार्म तेरी? बंदा पूछे। अब दी हैंडसम दी ग्रेट फार्म ये छोटे छोटे काम करता अच्छा लगेगा, कदर ही नहीं मेरी सही। कोई किसी ने असल हीरे की पहचान सिर्फ जोरी को होती है। कब आएगा कैसा कोई ऐसा जोरी जिसकी मुझे से हीरे की पहचान होगी? वो गमगीन सा खुद से मुकालमेबाजी कर रहा था। मैं एक कम इन सुरीली सी जनाना आवाज़ पर जल्दी से सीधा होकर बैठा, पर इसे जाने ये क्यों आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। यस, इसकी वजह से मिलते ही मुकाबल दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। तुम? इस 2 नंबर लड़की को सामने देखकर फार्म चीख उठा। इसके यूँ एकदम चीखने पर घबरा उठी। तो मेरा मतलब है आप यहाँ क्या करिए? मिस 2 नंबर खातून वो हैरत तो बेयकीनी से अपने लिए मुंतखब नाम को दोहरा रही थी। सच सच बताएं कि यहाँ बच्चा चोर तो नहीं, इसलिए मुझे देखकर पहचाने से इनकारी हो जाती हैं क्या? अनाया चीख उठी। पहले 2 नंबर खातून और अब बच्चा चोर। अच्छा, और किसका बच्चा चोरी किया है मैंने? आपका। दोनों हाथ सीधे सीने पर बांधती इसके सामने टिक कर खड़ी होगी। इसकी बात पर मुस्कुराता अपनी हल्की दाढ़ी से हिलाने लगा तो अनाया ने ना समझी से देखा। मेरा कैसे हो सकता है? मैं तो प्योर सिंगल हूँ अभी, यू नो छड़ा छांट। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाता शर्माने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अनाया बेयकीनी से इस प्योर छड़े छांट को देख रही थी जिसकी सस्ती एक्टिंग इसकी समझ से बाहर थी। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर फार्म, मैं आलम सर की सेक्रेटरी हूँ। लेकिन मेरा सवाल अभी वही है मिस बच्चा चोर, कि आपने मुझे सरेआम पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती।
सर आपको जवाब देना पड़ेगा मिस बच्चा चोर, क्योंकि इस वक्त मैं आपका बॉस हूँ और हर एम्प्लॉय बॉस को जवाब देता है। सबसे पहले तो प्लीज़ मुझे इन अजीबोगरीब नामों से पुकारना बंद करें। अनाया नाम है मेरा, और दूसरी बात, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ देखकर गलत मतलब ले। ठीक है, मान लिया, पर हमीन को अस्पताल भी तो मैं ही लेकर गया था ना आपके साथ, तब कोई गलत मतलब नहीं ले सकता था। इसके सवाल पर अनाया का दिल किया अपना सर पीट ले। तब मेरी मजबूरी थी सर, मुझे इस दुनिया में अपने बेटे से ज़्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। इसकी जान की खातिर मैं हर खतरा मोल ले सकती हूँ। बस एक आखिरी सवाल पूछिए। वो जानती थी इसके मना करने पर कौन सा इसने मना हो जाना है। हमीन आपका सगा बेटा है क्या? जी सर, मेरा सगा बेटा है। प्लीज़ हम काम की बात कर सकते हैं। अलवाज थे या खंजर जो निहाल के कानों के साथ इसका सीना छलनी कर रहे थे, पर इसके लिए सबसे ज़्यादा सदमा वाली बात यह थी कि माँ इसकी छोड़कर चली गई थी। वो चीख कर अपनी माँ को पुकारती होश आवाज़ से बेगाना होती चली गई। वो मोहल्ले वाले जो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, कोई भी तदफीन के वक्त आगे ना बढ़ा। सारा इंतजाम तालिम ने अकेले ही किया था। निहाल की माँ को दफनाने के बाद वो जब निहाल के घर वापस आया तो उसे अंदर ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आ रही थी। हम ऐसे आवारा लड़कियों को अपने मोहल्ले में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते जो माँ के होते हुए अपने करतूतों से बाज नहीं। वो अब अकेले रहते हुए क्या कुछ ना करेगी। एक औरत की चिंगारती आवाज़ पर तालिम ने लब भींची। सही कहा बहन, हम शरीफ लोग हैं, ऐसा गंद नहीं बर्दाश्त कर सकते। आखिर हमारी भी जवान बेटियां हैं। एक दूसरी खातून थी। बस कर दें आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को एक शरीफ और मासूम पर इल्ज़ाम लगाते हुए? तो हमें शर्म आई है कि इसके साथ मुंह काला करने के बाद यूं दीदा दिलेरी से हमारे सामने डट कर खड़े होते हो। वो औरत अब हाथ नचा कर चीख रही थी। अम्मा मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं, प्लीज़ रहम खाएं मुझ पर। निहाल रस्सी टांगों पर वजन डालते आगे बढ़ी और लोगों की तरह करने लगी। तुम पागल हो गई हो, अपने ही घर में रहने के लिए जैसी घटिया सोच के लोगों के सामने झुक रही हो। तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। कैसे रहेगी, हम भी देखते हैं कैसे रहती है ये यहाँ। इस औरत की बात पर निहाल ऊंची आवाज़ में रोने लगी तो तालिम ने लब भींच कर जेब से मोबाइल निकाला और आलिम को कॉल मिलाई। भैया एक प्रॉब्लम बन गई, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसी वक्त आ जाए, बाकी सारी बात आपको यहाँ आकर पता चलेगी। आलिम ने ओके कहते कॉल कर दिया। तालिम जानता था अगले 5 मिनट में आलिम यहाँ होगा, और वाकई ठीक 5 मिनट बाद आलिम फार्म मौजूद थे। यहाँ क्या कर रहे हो तालिम, और ये मजमा क्यों लगा? इससे पहले तालिम आलिम के सवाल का जवाब देते एक औरत चीख उठी, अरे सामने खड़ी करनी में इस लड़की के साथ मुंह काला करता रहा तुम्हारा भाई, जिसका पता इसकी माँ को चल गया। इसकी गलत बयानी पर निहाल रोती हुई नफी मिसाल हिलाने की, जबकि तालिम को बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर डाले। ये झूठ बोल रही है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को कोई गिरी हरकत नहीं कर सकते। तो मुझे पूरी बात बताओ। तालिम के कंधों पर वो दोनों हाथ रखता बोला तो इसने सर हिलाते हुए पूरी बात बतानी शुरू की। आप लोगों को शर्म नहीं आती एक मासूम के साथ यूं करते हुए? अल्लाह से खौफ महसूस नहीं होता किसी बेगुनाह पर बुहतान बांधते हुए? चुप करो बेटा, मैं आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैं इसके सर पर हाथ रखकर बोला, तुम हल्ले वालों को एक और मौका मिल गया। हाँ, तुम भी तो इस लड़की के भाई हो ना। अकेली लावारिस लड़की मुफ्त में मिले तो क्यों हाथ से जाने दोगे? अरे मुफ्त में क्यों लेकर जाएंगे, हम बाकायदा मौलवी साहब के सामने 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है कहलवाएंगे, फिर ही लेकर जाएंगे। फार्म तड़क कर बोले तो आलिम ने चौंक कर इसे देखा। बेटा मैं आपका बड़ा भाई बनकर फैसला कर रहा हूँ, अकेली लड़की का इस माशरे में जीना अजाब है, और बगैर किसी रिश्ते के हम आपको साथ नहीं रख सकते। मेरा भाई ज़बान का ज़रा तेज़ है, इसकी ज़बान जहाँ मर्जी फिसल जाती है, वरना लड़का अच्छा है। क्या मेरे भाई से निकाह करेंगी आप? आलिम की बात पर निहाल ने एक बेबस निगाह अपने इर्द गिर्द डाली, जहाँ कोई भी इसको पल के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। क्या तुम तैयार हो फ़ाहम? आलिम के सवाल पर फ़ाहम और तालिम ने दोनों ने फटी फटी नज़रों से पहले आलिम को और फिर एक दूसरे को देखा। क्या तुम तैयार हो फ़ाहम? आलिम के सवाल पर फ़ाहम और तालिम ने एक दूसरे को देखा। भैया आप तो जानते हैं ना, ज़बान में हड्डी नहीं, कोई उसका लौथड़ा होती है, इसलिए जब मर्जी जहाँ मर्जी फिसल जाती है। मेरी भी यूँ फिसल गई, मैं तो बकवास करता हूँ, आप मेरी किसी बात को सीरियस मत लें। आलिम की बात पर तंबीह पर इसकी फिर से फिसलती हुई ज़बान को ब्रेक लगी। जजी जी भैया, वो मरी मरी आवाज़ में बोलता बेबसी से तालिम की जानिब देखने लगा जो उसे खा जाने में उसे देख रहा था। मैंने पूछा क्या तुम तैयार हो फ़ाहम? आलम ने अपने सवाल दोहराया तो फ़ाहम दांत जमाता सर हिला गया। तो फिर जाओ और करीबी मस्जिद से मौलवी साहब को लेकर आओ जल्दी। आलिम की हुक्म पर वो एक बार बेबस निगाह तालिम पर डालता वहाँ से चल दिया। कुछ देर बाद मौलवी साहब को लेकर वापस आए तो तलाल और अब वहाँ पे मौजूद थे। इसने एक निगाह तालिम के चेहरे पर डाली जो जब से सुख हो रहा था। फार्म सारा मामला समझ चुका था। वो किसी तरह आलिम की गलतफहमी दूर करना चाहता था, पर इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। आलिम मौलवी साहब को लेकर अंदर कमरे में चला गया जहाँ निहाल मौजूद थी। आबरू में निहाल के पास थी। तालिम सर हाथों में गिरा बैठा था। फार्म थूक निकलते इसके पास जाकर बैठ गया। सुन तालिम, इसके पुकारने पर तालिम ने खूनखार नज़रों से इसकी जानिब देखा। तू चुप रह, बस मुझे तेरी बात कोई नहीं सुनी। तेरी ज़बान फिसल गई तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। तेरी इस 2 फुट लंबी ज़बान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो दय से कहता आखिर में सारे हाथों में गिरा गया तो फार्म ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। देख यार मेरी बात तो मैंने कहा ना, तू चुप रह फिलहाल बस। इसकी बात पर फार्म ने लब भींची। सिर्फ खुद बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी बकवास करने की? पर अब क्या किया जा सकता? अब तो तीर कमान से निकल चुका था। वो चुपचाप बैठा तालिम की बेबस शक्ल देखने लगा। थोड़ी देर में बाद मौलवी साहब के हमरा आलिम और तलाल बाहर आते दिखाई दे तो आलिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह किस तरह अपनी मोहब्बत को अपने ही भाई से मंसूब होते हुए देख सकता था। हाँ, ये सच था कि वो लड़की बहुत कम दिनों में इसके दिल तक रसाई पा चुकी थी। वो वहाँ से निकलने लगा तो आलिम ने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा। चुपचाप बैठो दोनों। आलिम ने इन दोनों भाइयों को देखते हुए लंबी की तो लब भींच कर बैठ गया। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। आलिम के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह के कलमात शुरू किए। तालिम करीम वल्द करीम अहमद
आपको निहाल अब्बास बिनते अब्बास अली से निकाह कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर तालिम ने एक झटके से आलिम की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। साथ बैठे फाहम ने बेसाख्ता सुकून भरी सांस खाई। आलिम ने मुस्कुराते हुए सारे लाया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो खुशी और बेयकीनी कैफियत में तीनों कबूल है एक ही साथ बोल गया। मौलवी साहब ने आंखें फाड़ कर इसकी बेचैनी मुलाहिजा की। बेटा मुझे कलमात तो दोहराने दो, ना ही तुम। मौलवी साहब के तंज पर वो दाढ़ी खुजा कर रह गया। कबूलो अजाब के मरहल के बाद वो आलिम के सीने से लगा तो इसकी आंखें नम हो गई। आलिम सिर्फ इनका बड़ा भाई ही नहीं, इनका बाप भी था और माँ भी, और इन सबका सब कुछ था। थैंक्स भैया, वो नम आंखों से बोला तो आलिम ने इसका चेहरा हाथों में थाम कर इसकी पेशानी चूमी। मेरे बच्चे हो तुम लोग, सबके दिल के हाल किसी किस तरह नावाकिफ हो रह सकता हूँ मैं। मुझे हार्ट अटैक देना ज़रूरी था। मासूम बच्चे पर जरदस्त नहीं आया आपको? फार्म की रूठी आवाज़ पर दोनों की तरफ मुतवज्जो। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि तुम तैयार हो फार्म? ये तो नहीं कहा था कि निकाह के लिए। मैं तो तुमसे तुम्हारे भाई की निकाह का पूछना चाह रहा था कि क्या तुम अपने भाई की निकाह के लिए तैयार हो? तुमने अपने उल्टे दिमाग से खुद से उल्टा सोच लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? तेरी वाकई कोई इज्जत नहीं फार्म। यहाँ वो खुद से कहता खुद ही हंस दिया। वो निहाल को तालिम कमरे में छोड़कर अपने कमरे में वापस आई तो आलिम आड़ा तिरछा बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा गई। उसके करीब बेड पर बैठी तो उसकी मौजूदगी महसूस करके आलिम अपना सर इसकी गोद में रख लिया। आबरू धड़कते दिल से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। थक गए हैं क्या? इसकी मीठी आवाज़ पर आलिम के कानों में रस घोल रही थी। हम थोड़ा सा, पर आपको अपने साथ देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई। शुक्रिया आबरू। इसकी बात पर आबरू ने नासमझी से देखा। किस लिए? मेरी ज़िंदगी में आकर इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। मेरे भाई मेरी औलाद की तरह हैं आबरू। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर इनकी परवरिश की। बहुत प्यार है इन तीनों से। मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है मुझे। जिस तरह आप मेरा इन सब में साथ दे रही हैं मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ आबरू। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें हमेशा यूं ही खुश रखे और एक साथ रखे। आबरू मुतमईन सी मुस्कुरा दी। आमीन। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो घुटनों में सर्दी रोने को मशगूल थी। इसे देखते ही तालिम को यकीन मानो में इस पर तरस आया। निहाल हाथ दो। तालिम ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो वो नासमझी से इसे देखती हुई इसके मजबूत हाथ में अपना नाजुक कामता हुआ हाथ थमा गई। वो इसका लरसता हुआ हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर इसे अपने मुकाबले खड़ा कर गया। इससे पहले कि वो कोई समझती धीरे से अपने सीने से लगा गया। निहाल का दिल धक से रह गया। तुम्हारी वालदा का बहुत अफसोस हुआ। इनका उम्र इतनी ही लिखी थी। वो इसे अपने साथ लगाए इस सबसे बड़े गम की ताज़ियत कर रहा था। सारा मिलने की देर थी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो इनके सिवा कोई नहीं था इस दुनिया में। मैं किस तरह इनके बगैर रहूँगी? इधर आओ, यहाँ बैठो। वो इसे साथ लिए बेड के करीब आया और अपने साथ बेड पर बिठाकर खुद पैरों के बल इसके पास बैठता इस हाथ में अपने मजबूत हाथों में कैद कर गया। हर इंसान जो इस दुनिया में आया इसका जाना भी मुकर्रर है। मैं यहाँ तुमसे कोई इस नहीं डालता। तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारा शोर यानी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त और दुख सुख का साथी होकर इनकी रूह को तकलीफ मत दो। तालिम की बात पर वो सर हिलाकर रह गई। नमाज का वक्त हो गया था। उठकर नमाज पढ़ो और इनके लिए दुआ करो। खबरदार मैं अब इन हसीन आंखों में आंसू ना देखूँ। गम को सहने में कुदरत ने मज़ा रखा है। फार्म की बात पर तलाल ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। आपको कौन सा गम लग गया भैया? हाय छोटे, तुम नहीं समझोगे एक कुंवारे का दुख। दुखी लहजे में कहते अपने ना नजर आने वाले आंसू भी साफ कर गए। तो वो भैया आप तो ऐसे बिहेव करें जैसे उम्र गुजर गई आपकी। इसकी शोधेपन पर तलाल ने अफसोस करते हुए कहा, अरे तुम बच्चे क्या जानो जवान कुंवारे का दुख। चल फार्म, दो पैग मार और भूल जा। खुद से कहता फार्म ने सामने रखे जग से जामे शीरी गिलास में डाला और गिलास नज़ाकों से लबों से लगा लिया। तलाल ने हैरत से देखा तो जामे शीरी का चौथा गिलास पी रहा था। तलाल ने इसे देखते हुए नफ़ी में सारे लहजे से कह रहा हो कि आपको कुछ नहीं हो सकता। करीम मेंशन में इस वक्त सहरी का दौर चल रहा था। चारों मर्द के साथ दो औरतों का भी इजाफा हो चुका था। भाभी माँ, अभी तो आपके इन प्यारे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी और आप किचन में खड़ी होगी। मेरे होते इतना बड़ा जुल्म मैं आलिम भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? आबरू जो चूल्हे के आगे खड़ी शामी कबाब फ्राई करती फार्म की नौटंकी पर बेसाख्ता हंसती। अपनी यही लाना ज़्यादा शक्ल दिखाना और कौन सी दिखाएगा? फिर इसे पानी की बोतल निकालते तालिम ने लुकमा दी तो फार्म ने से घूर गया। तालिम मियाँ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन भी यहाँ मौजूद है। अगर चाहते हो कि पहले ही दिन इस बेचारे के सामने तुम्हारी इज्जत नीलाम ना हो तो चुप करके यहाँ से खिसक जाओ। शाबाश। तालिम ने फार्म को भरपूर पूरी से नवाजा जिसकी नॉन स्टॉप ज़बान पूरी स्पीड से चल रही थी। वो जानता था कि ये वाकई इसकी इज्जत का कपाड़ा कर देगा, इसलिए चुप ही रहा। इसकी यूँ खामोश रहने पर आबरू को फिर से हंसी आने लगी। चलो फार्म, ये बर्तन टेबल पर रखो जाकर। वो पराठा तवे पर डालती इसे बर्तन रखने का कहने लगी। जो हुक्म भाभी माँ। वो सीने पर हाथ रखते झुककर बोले तो इसकी हरकत और तर्ज तखातुब पर झींप उठी। वो सब सहरी के लिए टेबल पर बैठे थे। आज इनमें एक और वजूद का इजाफा हो गया था। वो घबराई से तालिम के पहलू में बैठी थी। वाह भाभी वाह, आपके हाथों में तो जादू है। इतने लजीज पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। हमें तो इस मोटे फार्म के हाथों के बदमज़ा पराठे खाने को मिलते थे जो देखने में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा लगते थे और हाथ खाते हुए जायका कच्चे आटे और घी का आता था। कितना तोता चशम इंसान है तू तालिम। वो तू ही था जो मेरे तरल्ले करके मुझसे पराठे बनवाता था और तीन तीन खा जाता था। मज़े ही मज़े। और ये तो तू ही कहता था फार्म, तुम जैसा पराठा कोई बना ही नहीं सकता। अब किस तरह अपनी ज़बान से फिर गया है तू? हाँ तो मैंने सोचा सच ही तो कहा था, तुम जैसे पराठा कोई नहीं बना सकता। अरे भाई, कोई इस कदर बदजायका पराठा बना भी किस तरह सकता है तुम्हारे अलावा? वो मज़े से कहता अपने सामने रखे पराठे से लुत्फानंदोज़ हो रहा था, जबकि फार्म तो बोलने के लायक ही ना रहा था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। फार्म दुख से हंसता कहता अपनी प्लेट पर झुक गया। इसकी हालत देखते सब हंसी रोकने की कोशिश में आलिम के लबों पर भी मुस्कुराहट झलक उठी।
फ़हाम वो आलिम के ऑफिस से निकलने लगा जब इसने पीछे से आवाज़ दे डाली। जी भैया। वो फ़ौरन आलिम की तरफ बढ़ा। मिस अनाया का नंबर बंद जा रहा है, 3 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही। न्याज़ी साहब वाले प्रोजेक्ट की फ़ाइल इनके पास है, क्या तुम घर जाके मुझे वो फ़ाइल ला दोगे प्लीज़? फ़हाम को आलिम की बात सुनकर याद आया कि वाक़ई अनाया ऑफिस नहीं आ रही थी। प्लीज़ बोलकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं भैया? आप मुझे इनका एड्रेस सेंड कर दें, मैं जाकर ले आता हूँ। तो आलिम ने इसे एड्रेस सेंड किया तो आलिम ने इसे एड्रेस सेंड किया तो वो ऑफिस से निकल गया। मतलूबा घर के सामने पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल कर एक नज़र डाली। वो कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, नॉर्मल सा 3 मंजिला घर था। जैसे इसने अंदर दरवाज़ा नॉक के हाथ में खोल गया, हाथ बढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मुँह उठाकर ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं दरवाजे पर रुक गया। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ हमीन की थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता, इसे किसी लड़की की घुटी-घुटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ बगैर कुछ सोचे समझे घर में दाखिल हो गया। आज से गैराज से गुजर कर वो लॉन में दाखिल हो तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कोई औरत ज़मीन पर पड़ी अनाया को बुरी तरह पीट रही थी, जबकि हमीन पास खड़ा मामा मामा कहता रो रहा था। मेरे बेटे के मरने के बाद तुझे तो पूरी आज़ादी मिल गई ना, बेहयाई की गैर मर्दों के साथ गल छड़े उड़ाती, हमारी इज्जत का नीलाम करती, तुझे तो मैं इस लायक भी नहीं छोड़ूंगी। फ़हाम खामोशी से आगे बढ़कर बड़ा और इस औरत को धक्का देकर पीछे किया। क्या कर रही हैं, पागल हो गई हैं क्या आप? इस बेचारे की जान लेंगी। वो चीख कर बोलता नीचे बैठकर अनाया को सीधा करने लगा, जो अपनी हवास खो रही थी। ए कौन है तू और मेरे घर में क्या करे? वो समझ गई, तू मेरी इस बेवा बहू का कोई आशिक होगा जो इसके इश्क में पागल होता है, इसके पीछे झांक कर तक चला है। जहाँ इसकी बात पर सुनकर फ़हाम को झटका लगा, वहीं इसकी फजूल बात पर इसका दिल के इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, पर इसकी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। वो इसकी की कोई बात को जवाब दिए बगैर रोते हुए अमीन को उठाकर बाहर ले गई और गाड़ी में बिठाया। ये मेरा पोता कहाँ है और इसे कहाँ लेकर जा रहा है? छोड़ इसे, वरना चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। खामोश, एकदम खामोश। अभी पुलिस को कॉल करूँ तो यहाँ बुलवा सकता हूँ। देखो हमारे ऑफिस की एक शरीफ लड़कियों का क्या हाल किया इस जालिम औरत ने, और जानते भी हो क्या सजा होगी। तो मैं तुम्हारे औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो किसी किस्म की बदतमीजी पर। अभी से हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारा बंदोबस्त बाद में करता हूँ। मुदरश लहजे में कहता अनाया को लिए घर से निकला। इसे आराम से बैक सीट पर लेटाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मामा हमीन की खूबसूरत आवाज़ पर वो गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मामा को चोट लगी, हम मामा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। वो अनाया को अस्पताल से सीधा घर ले आया। जब से घर आई थी हमीन को अपने साथ लगाए बस रोती चली जा रही थी। वो चारों भाई लाउंज में बैठे थे, जबकि अब्रू और निहाल को आलम ने अंदर अनाया के पास भेजा था। कुछ बताया अनाया ने। आबरू कमरे से बाहर आकर आलम के सामने सोफे पर बैठी तो आलम ने पूछा, इसकी बेटी की पैदाइश से कुछ माह पहले ही इसके हस्बैंड की वफात हो गई थी। वालिदैन हयात नहीं तो ससुराल वाले काफ़ी जालिम हैं। अपने और अपने बेटे का पेट पालने के लिए जॉब करती थी, पर सास बुरी नज़र से देखती थी। कल इसके लिए एक रिश्ता आया जिस पर इसकी सास कहना था कि वह काम के बहाने बाहर मर्दों से मिलकर उन्हें अपने जाल में फंसाती और उनके मरे हुए बेटी की इज्जत नीलाम कर रही है। इतनी सी बात पर बेचारी का ये हाल कर दिया। आबरू के बताने पर वो सब अफसोस करने लगे, जबकि फ़हाम आंखों में खून उतर है। भैया आप इनसे पूछे कि वो मुझसे शादी करेंगी क्या? ये मुमकिन नहीं है फ़हाम। तालिम के दो टोक इनकार पर फ़हाम ने बेयकीनी से देखा। भैया आप इनसे पूछे कि मुझसे शादी करेंगी? क्यों भैया, क्यों मुमकिन नहीं है? मालिम के मुकाबिल खड़े से सवाल करा था। लहजे में आजी थी और आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बच्ची ये समझे कि हम इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो इस वक्त बेसहारा है और हम लोगों के रहमो करम पर है, इसमें हम इस पर अपना फैसला नहीं थोप सकते। भैया अगर आप इजाज़त हो तो मैं सिर्फ एक बार अनाया से खुद बात कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ इस फोर्स नहीं करूँगा और इसके फैसले का एहतराम करूँगा, प्लीज़ भैया। आलम के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर इसकी मदद करने लगा तो आलम ने एक नज़र आबरू की तरफ डाली जो उसे हाँ कहने का इशारा कर रही थी। वह गहरी सांस भरकर रह गया। ठीक है जाओ। इसके जवाब पर फ़हाम का चेहरा खुल उठा। शुक्रिया मेरे प्यारे भैया, अल्लाह आपको ढेर सारे मुझ जैसे प्यारे प्यारे बच्चे दे, आमीन सुम आमीन। मुझे उसे दुआ देते वहाँ से भागा जिस पर सबके कहेंगे बुलंद हुई, जबकि आबरू शर्म से सर झुकाकर रह गई। वो अपने गोद में सोई हुई अमीन पर नजरें झुकमाए माजी की यादों में खोई थी। जब दरवाजे पर दस्तक होती इस हकीकत की दुनिया में लापटका आ जाए। इसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला और फ़हाम अंदर दाखिल हुआ। अनाया क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? एक ज़रूरी बात करनी है। फ़हाम की बात पर वो सारे लाती गोद में सोई अमीन को आराम से बेड पर लेटा गई। फ़हाम ने हाथ के इशारे से कमरे में एक तरफ लगे सोफ़े की तरफ इशारा किया तो वो इस तरफ बैठ गई। फ़हाम भी इसकी पैरवी करता सोफ़े पर बैठ गया। क्या सोचा है आगे का? क्या मतलब? वो वाकई इसके सवाल का मकसद नहीं समझी थी। मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? मैंने ये सोचा कि सर से बात करूंगी कि मुझे ऑफिस की तरफ से रिहाइश का बंदोबस्त कर दें या फिर किसी दारुल अमान चली जाऊँ। मोहतरमा आप जानती हैं इस माशरे में अकेली औरत का क्या मुकाम है। इसे किस नज़र से देखा जाता है? हर जगह भूखे भेड़िए नोचने को तैयार नजर आते हैं। अकेली औरत इस माशरे में कोई जिंदगी नहीं। और जहाँ तक बात है दारुल अमान की, तो आप नहीं जानती वहाँ किस कदर काले धंधे होते हैं। इसकी बात सुनते ही चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ फिर? कहीं मत जाए भीड़ है का क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ मुझसे शादी करके? क्या बकवास है? आप जानती भी आप क्या कह रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या
बात कर रहा हूँ। देखिए अनाया, घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं मुझे, इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ कि मुझे पहली नज़र में आप अच्छी लगी थी। ये बात सोचिएगा कि आपके हमारे रहमो करम पर है, इसलिए मैं आपकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मुझे एक अदद बीवी की ज़रूरत है और आपको एक अदद साहिबा की, जबकि आपके बेटे को एक अदद बाप की। आप सोच समझ कर फैसला कर लीजिएगा। वो सुन ही रही, इसकी बातों को सुन रही थी, पर मैं पहले से शादीशुदा हूँ। एक तस्दीक कर लीजिए मोहतरमा, आप शादीशुदा नहीं बल्कि बेवा, और आपको दूसरी शादी की पूरी इजाज़त हासिल है। इतराज़ को बहुत खूबसूरती से रद्द कर देगा। पर मेरा एक बेटा भी है, शादी के बाद हम दोनों का बेटा होगा और मुझे यकीन है कि मैं इसे आपसे ज़्यादा मोहब्बत दूंगा। इसके जवाब से मुकाबिल के चेहरे पर रजामंदी की तासुरात छलकने लगे। पर मैं आपसे प्यार भी तो नहीं करती। वे करो तराज, कोई बात नहीं, होले होले हो जाएगा प्यार। निकाह के बाद वो खुशी खुशी जान से वहाँ उछलता फिरा था। कैसा फील हो रहा है भैया? तलाल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। वो अपने फटे स्पीकर जैसी आवाज़ में गुनगुनाया तो तलाल ने बेसाख्ता दोनों हाथ कानों पर रख के इसके फासले इख्तियार किया। अल्लाह का वास्ता भाई के सामने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू ना जगाइएगा, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बेहोश होकर गिर जाएंगे। इसकी बात पर फार्म को सदमा ही लग गया। तुमने फार्म दी ग्रेड की आवाज़ को इनडायरेक्टली पूंडी आवाज़ का, तुम्हारी हिम्मत कैसी गुस्ताख। वो तलाल की गर्दन पहुंच गए तो उसकी चीखने पर सब इन दोनों की जानिब देखने लगे। वो दोनों इस वक्त किचन में मौजूद थे, जबकि अनाया कमरे में हमीन को तैयार कर रही थी। मर्द हज़रात ईद की नमाज़ अदा करने गए थे। निहाल, जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ, अब बस करो, वो लोग आते ही होंगे बस। खीर का प्याला फ्रिज में रखते हुए अबरू ने पास खड़ी निहाल से कहा, जो फ्रेश जूस बना रही थी। जी आप ही जा रही हैं, बस ये हो गया, आप भी चले ना। निहाल ने जग अबरू को पकड़ाते हुए कहा, जिस पर पकड़कर वो फ्रिज में रख गई। हाँ चलो, तैयार हो जाते हैं, इनके आने से पहले हम भी, वरना हमारे शोर हमदार के मिजाज नहीं मिलेंगे। अबरू की बात पर निहाल मुस्कुरा कर रह गई। यूं ही बातें करते करते वो दोनों अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गई। निहाल ने एक नज़र घड़ी पर डालते जल्दी से अलमारी से अपना जोड़ा निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद बाहर आई और बाल सुखाने लगी। बाल सुखाकर पुष्प पर खुला छोड़ने के बाद वो मेकअप उठाती अपने चेहरे को सजाने लगी। मेकअप करने के बाद वो इसने कानों में झुमके डाले और एक तफसीली नज़र अपने सरापे पर डाली। अपनी डायरी से मुतमईन होने के बाद वो जोकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चूड़ियाँ उठाने लगी। जब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर बंद होने के बाद इसके कानों से टकराई और अपनी जगह स्टिल हो गई। वो मजबूत कदम उठाता वहाँ इसके नज़दीक आया और इसके हाथ से चूड़ियाँ थाम गया। इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर वो इसकी कांच की चूड़ियों को इसकी कलाई की जीनत बनाता एक भरपूर निगाह इसके हसीन सरापे पर डाल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाया। ईद मुबारक मिसेस तालिम करीम। इसके मीठे अल्फाज के कानों में रस खोलने लगे तो वो सुकून से आंखें मूंद गई। वो तैयार खड़ी थी, अलमारी में मुंह दिए आलिम की शर्ट सही कर रही थी जब वो धीरे से पीछे से इसे अपने सार में ले गया। ईद मुबारक जाने आलिम। वो इसके गाल पर लब रखता बोला तो वो शर्म से खुद में सिमट लगी। खैर मुबारक। इसकी मीठी आवाज़ पर आलिम से इशार होता इसका रुख अपनी तरफ मुड़ गया। माशाल्लाह। इस पर नज़र पड़ते हुए सख्त आलिम के मुँह से निकला था, जिस पर वो सड़क होती सर झुका गई। अल्लाह ने आपकी सूरत मुझे इस कदर नवाजा कि मैं इसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। अपना माथा इसके माथे के साथ जोड़ते हुए इसे खूबसूरत इजहार से नवाजा है। मुझे आपको कुछ बताना है आबरू। मैं और आपके चचा और इसके बेटे पर केस किया था। इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। आपके चचा और इसका बेटा दोनों जेल में। आपकी 3 तारीख को गवाही के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँगा। आप सच कह रहे हैं कि वाकई मेरे माँ बाप के कातिल अपने अंजाम को पहुँचेंगे? आपसे वादा किया था मेरी जान, फिर कैसे ना वादा वफा करता। थैंक यू आलम, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे आप जैसे हम सफ़र से नवाजा। अब इसके सीने से लगी इसी खूबसूरत अजार से नवाज गई। वो इसके गिर्द अपना मजबूत हिसार मजबूत कर गया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, गम के बादल छट चुके थे और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं।